स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा। हेलो। यस सर। हाँ सर। ओके सर, चलो ठीक है। ओके, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो मंडे है तो मतलब बिजनेस लॉ क्लास है सर। हाँ, मंडे इवनिंग बिजनेस लॉ होता है और बिजनेस लॉ में हम लोग अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट बात कर रहे हैं सर। ठीक है, जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट का रिविजन करें, जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में करेगा। फिलहाल वो सेल ऑफ गुड्स में पूरा फोकस करें। ठीक है, अच्छा, सेल ऑफ गुड्स में हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर्स किए हैं सर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर्स किए हैं। अब हम लोग तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों का क्लास मिस है बाई चांस, तो उनके लिए एक ही बात कहूँगा सर, बैकअप लिंक मैं आप लोग को शेयर कर दिया, जस्ट एक बार गो थ्रू करके रखो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करो या फिर पूछ लो क्लास में। अच्छा, तो अब रही बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। पर ये कितना इंपॉर्टेंट एक लॉ है सर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस का दुनिया चलता है ना, ये जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड चलता है, इसके पीछे का मेन फोकस ही तो है सेल करना। गुड्स सेल होगा तभी मार्केट चलेगा। जैसे अभी क्रिसमस सीजन चल रहा है सर। हाँ, जैसे 25th कल गया था, कल चला गया। अभी ये 25th से लेके 1 Jan का पूरा एक जो टाइमिंग है, ये भी एक बड़ा अच्छा बिजनेस टाइम है सर, है ना। हर एक कंट्री में से तो ये वेस्टर्न नेशंस का मेन फेस्टिव्स है, बट इंडिया भी छोड़ता कहाँ है सर, हर चीज लपेट लो। इंडिया हर त्योहार को मनाते हैं सर। अब भारत में भी इसका मतलब हम लोग दुर्गा पूजा, दिवाली जो भी है ये तो करते ही हैं, पर इसके साथ साथ क्रिसमस वगैरह भी हम लोग नहीं छोड़ते। अब सेलिब्रेशन का मतलब क्या, सेल होना। और क्या, सेलिब्रेशन में लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, खरीदते हैं, है ना। तो पॉइंट क्या है सर, सर खाना हो, खरीदना हो, मतलब खाना खरीदे या फिर कपड़ा खरीदे, जो खरीदना है खरीदो। खरीदना मतलब सेल करना, मतलब हम बाई करेंगे तो कोई तो सेल कर रहा है। अब बात ये नहीं किसी सेलिब्रेशन के साथ इसका कोई लेना देना से है नहीं। सेलिब्रेशन हो ना हो, है ना, डेली डेली नेसेसिटीज हो या सेलिब्रेशन हो, खरीदारी तो चलता रहता है सर। मतलब परचेज करने का जो कॉन्सेप्ट है ये सोसाइटी में एक नॉर्मल बात है। तो अगर परचेजर है तो फिर सेलर भी है, और सेलर है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है। अब सेल, गुड सेल कैसे करना है और उसके पीछे क्या रूल्स रेगुलेशंस है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ करप्शन हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो कौन सा लॉ है सर जो डिस्प्यूट को ठीक करे। मानो कि आपने किसी दुकान में गए, दुकानदार आपको लूट लिया, दुकानदार आपको सही दाम नहीं दिया, या फिर आपने सही दाम नहीं दिया, या फिर पेमेंट करने के आपने बोला था पेमेंट करूंगा पर आपने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, ऐसा अलग अलग सिचुएशंस रियल लाइफ में होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हमें लॉ का चिंता हो जाता है कि भाई लॉ में क्या बोला है। तो फिर हम लोग लॉ का किताब को खोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, फिर पर्टिकुलर एक्ट में देखते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखते हैं। ऐसे करेंटली जो इंडिया का सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये 1930 का बना हुआ है सर। सर ये एक्चुअली ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश लोग ही बनाया था। उसके बाद हम लोग उसको अडॉप्ट कर लिए और समय के साथ साथ अमेंडमेंट करते गए, जहां जहां सिचुएशंस के साथ लगा कि भाई इस चीज में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए तो हम लोग उसको बदलाव लाना है तो फिर थोड़ा अमेंडमेंट कर दिए, और अमेंडमेंट करते हुए ये लॉ चल रहा है। और हम लोग बिजनेस लेवल में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को काफी डिटेल्स में पढ़ते हैं। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट एंड एज ए बिजनेस लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है, एज ए बिजनेस लॉ प्रैक्टिशनर्स, ये बहुत ही वाइटल एक लॉ है सर। बड़ा बेसिक लॉ है बट बड़ा वाइटल भी है। अब चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, हम लोग लास्ट क्लास ठीक जहां से छोड़े थे मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो सर, स्क्रीन शेयर करने से होने से एक बार बता दीजिएगा, क्या स्क्रीन शेयर है सर? यस सर। तो जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और ये 1930 का जो इंट्रोडक्शन 2 क्लासेस है, मतलब इससे पहले का जो 2 क्लासेस है जहां पर मैंने पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कहानी समझाया, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इसके पीछे, और मैंने आपको ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमें एक्चुअली क्या क्या पढ़ना पड़ता है या फिर उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देना, इसमें एग्रीमेंट बायर और सेलर के बीच में कैसे होता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लासेस में बताया सर कि यहाँ पर एग्रीमेंट जो था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो था सर, ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही एक पार्ट है सर। लॉ में हम लोग नॉर्मली क्या क्या, बिजनेस लॉ के अंदर मेन मेन क्या क्या लॉ पढ़ते हैं हम लोग।
बिजनेस लॉ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर और क्या होता है सर, पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ठीक है। इसके साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह भी आता है, जो पॉपुलर बिजनेस लॉ है। तो उस पे सबसे पॉपुलर का नाम अगर लिया जाए, नो डाउट अनडाउटेडली जो सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली बेसिक बिजनेस डील समझा जाता है कि बिजनेस डील के पीछे, हर बिजनेस के डील के पीछे क्या लॉ है सर, ठीक है, जिसको हम लोग एग्रीमेंट के थ्रू से, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से, ऑफर एक्सेप्टेंस के थ्रू से ऑलरेडी एक बार कंप्लीट कर चुके हैं और फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं हुआ है वो अभी बैकअप लेके कर सकते हो, मतलब अपनी इच्छा के लिए, लेकिन अगर बाद में करना है लाइव क्लास में तो तब भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? सर एक छोटा सा कनेक्शन है, छोटा सा नहीं, काफी मतलब पुराना रिश्ता है इनका। क्या कनेक्शन है पूरा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डील किया जाता था, मतलब बिजनेस के अंदर जो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था ना, मतलब बायर बोलता था कि भाई हमें कुछ खरीदना है, सेलर बोलता था कि हमें कुछ बेचना है। बायर क्या बोलेगा कि भाई हमको बाई करना है, सेलर बोलेगा कि हमको सेल करना है। तो बाई और सेल के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट बनेगा, है ना। तो ये जो एग्रीमेंट बनता है ना सेल ऑफ गुड्स में, ये बायर और सेलर के बीच में बनता है। और ये पूरा का पूरा लॉ सेल, मतलब सेल ऑफ गुड्स के ही ऊपर डिपेंड मतलब बना हुआ है सर, ठीक है। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से सुनना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग अपने जाती जिंदगी में भी देखते हैं, जो हम लोग अपने आम जिंदगी होते हैं ना, उसमें भी एक चलता है सर। देखिए मानो कि आप क्रिसमस पे रास्ते में निकले हो, ठीक है, सेंटा टोपी आप लोग देखते हो और मार्केट में लोग खरीदते हैं, सेंटा क्लॉज का पूरा एकदम ड्रेस भी मिलता है, तो आपको लगा कि भाई चलो हम भी खरीदते हैं सर। तो कोई दुकान लगा के सेंटा टोपी बेच रहा है, हाँ सर बात को समझे, क्रिसमस टाइम है इसलिए मैं क्रिसमस वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। या फिर क्रिसमस ट्री आपको चाहिए, या फिर क्रिसमस केक खरीदना है, वॉट जो भी आप बाई करना चाहते हो, वहां पर सेलर बैठा हुआ है जो उसको बेचने के लिए बैठा हुआ है। तो वो जो बेचने के लिए बैठा हुआ है तो आपको ऑफर कर रहा है, अब आप जाके दुकानदार से उसको एक्सेप्ट करते हो, तो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है ना, सिंपल बात है। जो सेंटा टोपी बेच रहा है, जो सेंटा का ड्रेस बेच रहा है ना, तो आप खरीदना, आपको खरीदना है, तो आपके बीच में एक ऑफर एक्सेप्टेंस बन रहा है, बंदा ऑफर कर रहा था जो सेलर था, जो आप एक्सेप्ट करोगे तो ऑफर एक्सेप्टेंस बनेगा, और ऑफर एक्सेप्टेंस बनने से एग्रीमेंट बनता है, और इसी एग्रीमेंट को जब हम लोग एनफोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एनफोर्सेबिलिटी बहुत सिंपल है, एनफोर्सेबिलिटी इन लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग लॉ के थ्रू से बांध देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, मतलब जैसे कोई बिल बना के जीएसटी वगैरह लेके आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सर, एकदम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाद में अगर कुछ क्लेम करना है, वही बिल के थ्रू से ही, इनवॉइस के थ्रू से, बिल के थ्रू से आप अपना क्लेम करोगे, कंज्यूमर फोरम में जाना है, जहां जाना है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है आप कर सकते हो। अब ये सब डिस्प्यूट वगैरह में मैं बाद में बात करता हूँ सर, ठीक है, लॉ का मैटर आने से डिस्प्यूट थोड़ा सामने आ जाता है, बिकॉज लॉ का याद हमें तभी आता है जब कुछ डिस्प्यूट होता है ना सर, कि नियम क्या लिखा हुआ है, चाहे वो सिविल केसेस हो चाहे वो बिजनेस लेवल केसेस हो, है ना, नियम क्या है। अब नियम का याद कब करते हैं हम लोग, जब नियम टूटता है, जब लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तब हम लोग नियम को याद करते हैं, नियम मतलब लॉ को, ठीक है। और लॉ को याद करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ क्या लिखा हुआ है, संविधान क्या बोलता है, पर्टिकुलर एक्ट क्या बोलता है। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रेडिशन है सर, किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में। चलो सर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब डिस्कशंस मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में बोल के रखा है, इसमें मैंने गुड्स के बारे में बहुत डिटेल्स में बात किया, जरूर मस्ट मस्ट विजिट सर। एग्रीमेंट समझना ही है, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होता है, एक इमीडिएट ट्रांसफर होता है, एक येट टू बी ट्रांसफर होता है, मतलब अगर गुड्स संगे संग ट्रांसफर हो जाए तो उसे हम लोग सेल कहते हैं, मतलब अभी खरीदे अभी बेचे, मतलब अभी कोई बायर कुछ खरीद रहा है, कोई सेलर कुछ बेच रहा है। अगर मैं सिंपल करूँ थोड़ा सा, ये मैं उनके लिए थोड़ा डिटेल्स में बोल रहा हूँ जिनका प्रीवियस लेक्चर्स नहीं हुआ है, उनके लिए थोड़ा, क्योंकि बाकी सबको मुझे पता है, जो लोग प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है उनको सब पता है सर, ठीक है। सैंटा कैप्सेलर, जस्ट एक एग्जांपल देख रहा हूँ सर, हाँ, रास्ते में हम लोग ऐसे देखते हैं, कोलकाता में भी बिक रहा है, जैसे मानो कोई
सेलर हैं जो सैंटा टोपी वगैरह, ये देखो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा इमेज है और बड़ा ही सुंदर सा इमेज है। सैंटा टोपी क्रिसमस ट्री लेके सेल कर रहे हैं। अफ्रीका में है शायद, शायद अफ्रीकन इमेज है, अफ्रीका में सेल हो रहा है। जैसे हमारे भारत में भी हो रहा है, वेस्टर्न नेशंस में भी हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं सर, ये अपने हाथ में ये सब लेके अपना पूरा एकदम क्रिसमस चीजें लेके क्या कर रहे हैं, ये सेल करने के लिए ऑफर कर रहे हैं। जो गाड़ी में बंदा है ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये यही हुआ ना सर, हेलो, ये ऑफर कर रहा है अपने हाथ में लेके और ये एक्सेप्ट किया, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, इनके बीच में क्या बनेगा सर, एग्रीमेंट एग्रीमेंट। बनेगा, है ना। और फिर अगर इसको, सर नॉर्मली ये सब अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट मान ये बिल वगैरह देता है तो फिर उसके अंदर बीच में एक क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये सब बड़ा सिंपल सा बातें हैं, बट ये सिंपल सिंपल चीज टॉप टॉप बिजनेस लेवल में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज भी क्रिएट करता है, ठीक है। और कुछ कॉम्प्लेक्स आइडिया भी है जो हमें लॉ में सीखने को मिलता है। जैसे अगर इमीडिएट ट्रांसफर हो तो उसे सेल कहेंगे, अगर येट टू बी ट्रांसफर्ड हो मतलब जो अभी ट्रांसफर नहीं होने वाला, बाद में होने वाला है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ सर, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, येट टू बी ट्रांसफर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब आज ट्रांसफर नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको फ्यूचर एग्रीकल्चर के बारे में बात करता था ना, याद होगा आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर अगर आप रिवाइज किए हो तो। इसमें मैंने आपको फार्मिंग के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोला था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, याद है ना सर। इवन मैंने नॉट जस्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, क्योंकि लास्ट वीक नहीं हुआ था क्लास लाइव। मैंने शायद एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर मार्केट होता है ना, उसके बारे में मैंने बात किया था। तो चलो वो बात नहीं करना अभी, सिंपल बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह होता है, मतलब मानो कि कोई बड़ा कंपनी है, उसको चिप्स बेचना है, तो वो क्या करेगा, जैसे मानो लेज, हाँ जैसे मानो लेज कंपनी, ठीक है। लेज के चिप्स के बारे में कौन नहीं जानता। अब लेज चिप्स बनाएगा तो वो फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई आपकी जमीन में जितना पोटैटो होगा वो मेरा, ठीक है। लेकिन पहले से बोलना पड़ेगा भाई, पहले से बोलना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मानो वेस्ट बंगाल में आलू सबसे अच्छा होता है सर, ठीक है। एक आलू है उसका नाम है पेप्सी आलू, मतलब पेप्सी कंपनी बनाता है इसलिए शायद नाम होगा, मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, बट आलू का नाम ही है पेप्सी पोटैटो। मैं सुना था गांव साइड में जहाँ जहाँ आलू का एग्रीकल्चर होता है, पोटैटो का। तो पोटैटो फार्मर से चिप्स कंपनी डील कर रहा है कि भाई आपके जमीन में जितना पोटैटो बनेगा वो मेरा है। लेकिन क्या पोटैटो अभी लगाया और अभी लेस कंपनी को दे देंगे, ऐसा होता है क्या। तो पोटैटो एकदम अभी बोला, संगे संग पेड़ लगाया, आलू उगा और संगे संग दे दिया, इमीडिएट होता है क्या, हेलो, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा या आलू उगने में टाइम लगता है सर, बोलो ना। सर उगने में टाइम लगेगा, उगने में टाइम लगेगा कम से कम 3 महीना। हाँ, अगर पोटैटो फार्मिंग कभी देखे होंगे या फिर नॉलेज रखते हो, ठीक है, अगर गांव के इंसान को बहुत अच्छा नॉलेज होता है नॉर्मली ये सब चीज़ों पे, ठीक है। आलू बनने में समय लगता है सर, ऐसा नहीं रातों रात तो ये सब होता नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, आलू फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आपकी जमीन में जितना आलू होगा वो आलू हम ले लेंगे, बदले में हम उसको आपका पेमेंट पहले से थोड़ा कुछ करके रखेंगे और बाकी पेमेंट जब आप डिलीवरी करेंगे तब देंगे। इस तरह का फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जो इमीडिएट ट्रांसफर तो नहीं नहीं होता, लेकिन 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जो भी प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये सभी चीजें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ही आता है सर, ठीक है। तो इमीडिएट ट्रांसफर हो, येट टू बी ट्रांसफर्ड हो, येट टू बी ट्रांसफर मतलब जिसको हम लोग एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं। और मैंने लास्ट दिन आपको ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बोला था, याद है आप लोगों को सर, बोलो। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में जो डिफरेंस है ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या क्या मेन मेन डिफरेंसेस है, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेके, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को लेके, अगर कोई डील तोड़ देता है, अगर कोई डील तोड़ता है उसको हम लोग ब्रीच कहते हैं, क्या कहते हैं सर, रेमिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर मानो कि जैसे मानो पेप्सी कंपनी ने चिप्स बनाने के लिए आलू वाले को बोला कि भाई आप आलू बनाओ हम लेंगे, लेकिन बाद में अगर नहीं लिया तो, या फिर चिप्स वाले अगर नहीं दे पाया तो ये सब के बारे में सेल क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल क्या कहते हैं, मैं सारा पॉइंट लास्ट क्लास डिस्कस किया था।
आज और मैं फिर से सेम पॉइंट रिपीट नहीं करूंगा सर, लॉ बहुत बड़ा डिटेल्स है, तो मुझे बहुत कुछ आगे आगे बताना है। तो जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी का लास्ट क्लास नहीं हुआ है वो प्लीज, लास्ट 2 ही क्लास मैंने सेल ऑफ गुड्स में कराया इससे पहले, तो जस्ट आप एक बार लिंक लो, बैकअप लिंक देखो, अगर कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा या क्लास में बता दूंगा, ठीक है, बट मस्ट गो थ्रू सर। तो सर आज कुछ नया बताने वाले हो क्या? यस सर, आज कुछ नया बताने वाले हो। क्या बताएंगे आज? सर आज कुछ डिफरेंस फिर से बोलेंगे, सेल का काफी सारा वेरिएशंस है, मतलब मार्केट में हमें सेल की तरह या सेल जैसा चीजें और भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आमतौर पे सेल समझते हैं, बट वो थोड़ा सा ना मतलब मॉडिफाइड वर्जन में भी होते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है सेल एंड हायर परचेस। सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली सेल क्या है? नॉर्मल सेल बहुत सिंपल है ना, किसी चीज के बदले, कुछ कंसिडरेशन के बदले कोई प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आपको अगर चिप्स खाना हो या फिर सैंटा टोपी खरीदना हो, जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा था, सिंपल सेल हो रहा था। ये बंदा अपना सैंटा सैंटा टोपी, सैंटा कैप, सैंटा क्लॉज या फिर क्या बोलते हैं क्रिसमस ट्री, जो भी बोलो आप, ठीक है, ये ट्री इनको ऑफर कर रहा है, ये इनको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इनके बीच में एक इमीडिएट ट्रांसफर होगा और इमीडिएट सेल बनेगा। इट्स अ वेरी सिंपल सेल है। लेकिन सेल का और भी तरीका है सर, सेल का और भी सिमिलर काइंड ऑफ तरीका होता है, बट थोड़ा अलग है। लॉ उसको थोड़ा अलग लेवल में डिस्कस करते हैं, जैसे कि सेल और एग्रीमेंट सेल के बीच में काफी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उसी तरह सेल के साथ हायर परचेज का भी एक डिफरेंस है। इवन हायर परचेज तो अकाउंट्स में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी है। जो लोग अकाउंट करते हैं सर, अकाउंट्स का पढ़ाई करते हो आप लोग सभी, कोई सीए सीएमए ही पढ़ रहे हो, मैं नो दैट, तो आप लोगों को भी ना नॉर्मली चार्टर्ड को सीएमए को तो करना ही पड़ता है सर, हायर परचेज अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब हायर परचेज क्या है सर, डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते हैं। हायर परचेज के बारे में आप सभी कोई जानते हो, ठीक है, लेकिन शायद ये नहीं समझते कि उसको हायर परचेज कहते हैं। तो ये सेल और हायर परचेज के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। आज कुछ डिफरेंस के बारे में ही मैं बात करूंगा, जैसे सेल क्या है, हायर परचेज क्या है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है सर सेल और बिलमेंट के बारे में, ठीक है, ये भी एक तरह का सेल है, बट बिलमेंट और सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब नॉर्मल सेल और बिलमेंट, ठीक है। बिलमेंट में दो बंदा आता है, जिसमें सेल में क्या होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बिलमेंट में क्या होता है, एक बेलर होता है और एक बेली होता है। बेलर एंड बेली। अब क्या होता है ये बेलर बेली कॉन्सेप्ट, और क्या इसका बिजनेस वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शंस है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसके बारे में क्यों बात करता है, हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। तो एक हो गया हायर परचेज और सेल का डिफरेंस, और दूसरा हो गया सेल और बेलमेंट के बीच में डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड सेक्शन 5, ठीक है, ये सब डिस्कस करने वाला हूं सर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, सेक्शन वाइज बात करूंगा, एग्जाम्पल भी बात करूंगा आपके साथ। प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका एक प्राइस डिटरमिनेशन होता है ना, तो यहाँ पर प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में एसर्टेनमेंट, मतलब प्राइस डिटरमिनेशन नहीं, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन 9 एंड 10 के अंदर बोला गया है, उसका भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा एज पर द लॉ, ठीक है, कि लॉ प्राइस को कैसे एसर्टेन करता है, निश्चित तरीके से कैसे प्राइस को सोचते हैं, इसके बारे में कि लॉ क्या कहता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, ये मैं बात आपसे करने वाला हूँ। तो मेन ये कुछ पॉइंट्स है जो मेरा आज का मेन पॉइंट्स है। तो जैसे चलो मैं आपको सेल और हायर परचेज में थोड़ा लेके चलता हूँ। अब तब से मैं हायर परचेज चिल्ला रहा हूँ, तो क्या आपको मैं हायर परचेज का एग्जाम्पल डायरेक्टली बता दूं सर? ऐसे कोई मुझे बता सकते हो क्या हायर परचेज का एग्जाम्पल? एनी वन सर? आई नो आप लोग जानते हो, काफी लोग जानते होंगे, बोलो सर हायर परचेज का एक एग्जाम्पल दो ना। कोई भी बोलो ना सर, अरे कुछ तो बताओ। नो आइडिया? हाँ सर, हायर परचेज का आइडिया, मतलब हायर परचेज, नाम सुनो, हायर का नॉर्मल मतलब क्या होता है, भाड़े पे लगाना, इस तरह का है ना, हायर पे लिए हैं, भाड़े करके लिए हैं। तो हायर और परचेज दोनों अलग अलग वर्ड हो गया, एक परचेज हो गया, एक हायर पे हो गया, मतलब हायर पे खरीदा मैंने, इस तरह का। सर बोलो। चलो सर कोई बात नहीं, अगर नो आइडिया देन गेट आइडिया। हाँ, अगर आइडिया नहीं है तो फिर आइडिया ले लेते हैं। अब चलो मैं आपको डायरेक्टली, आप देख ही सकते हो कि मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखा है यहाँ पर, कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर। अब मैं कार लोन ईएमआई पे इसलिए आया क्योंकि मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ सर।
हायर परचेस के बारे में काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ। सर बोलो क्या लेना है, कौन सा गाड़ी लेना है, जल्दी बोलो। हेलो, कौन सा गाड़ी लेना है, कोई भी। ये क्या है? सर टाटा हाँ का बोलो। पंच। टाटा पंच कौन सा था? यहाँ पर तो, यहाँ पर जो है इसमें से बोल। मारुति ऑल्टो, K10 या ऑल्टो ले रेनॉल्ट? लो सर। ऑल्टो ऑल्टो ले लो, ड्राइव। चलो सर, हाँ चलो ऑल्टो ले लेते हैं, सस्ता में है। ठीक है, अगर ओला उबेर में लगाना है तो अच्छा है ना। ठीक है, चलो देखो बिजनेस के लिए एकदम अच्छा गाड़ी है सर। और सबसे बड़ा बात, बड़े शहरों के लिए छोटा गाड़ी बेस्ट होता है, क्यों जानते हो? पार्किंग का जगह नहीं मिलता। हाँ सर, अगर किसी को शहर के लिए चाहिए तो ऑलवेज छोटा गाड़ी लो। क्यों? क्योंकि छोटा गाड़ी आप कहीं भी पार्क कर सकते हो। बड़ा गाड़ी ले लोगे ना, मतलब सिटी में स्पेशली, सिटी लाइक कंजेस्टेड सिटी लाइक कोलकाता, मुंबई, यहाँ पर तो आपको पार्किंग का इतना प्रॉब्लम होगा कि आप गाड़ी कहाँ लगाओगे ये सोचते सोचते दिमाग खराब। ठीक है, तो शॉपिंग में जाने से ज्यादा टेंशन तो ये हो जाता है कि गाड़ी को कहाँ पर पार्क करें। जो लोग गाड़ी लेके शॉपिंग करने जाते हैं उनका एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है। क्या मैं सही बोला रे? हाँ, इसलिए सिटी में बेस्ट है कि कार छोड़ के जाओ तो आपको टेंशन मुक्त एकदम, गाड़ी को लेकर टेंशन नहीं लेना, छोटा गाड़ी लो चलो। अच्छा, अब मारुति ऑल्टो K10 लेना है, लेकिन सर पूरा कैश तो है नहीं, थोड़ा इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में लेना है तो फिर हायर परचेस बोलते हैं नॉर्मली इसको। अब क्यों हायर परचेस बोलते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। चलो ऑफर कुछ देख रहे हैं, क्या ऑफर है इसका, एक सेकेंड। ईएमआई ऑफर, ईएमआई ऑफर कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पर ईएमआई ऑप्शंस भी दिखाएगा, कहाँ है ईएमआई ऑप्शंस? मतलब अगर आप यही कार ऑफर में लेना चाहते हो, मतलब ईएमआई ऑफर वगैरह में, सिटी टाइप करते हैं कुछ भी एक, बैंगलोर, चलो जगह दिखा दिया, एक सिंपल। अब मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, ये पागल है ये लोग। ईएमआई मिल गया सर, मुझे मिल गया, ये देखो यहाँ पर आपको फाइनेंस ऑफर भी दिख गया, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग बता रहा है कि कार का वेरिएंट चूज करो, फिर बोलेगा ये पर्पस चूज करो। लेकिन चलो ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा है कि आप अगर ये कार लेना चाहते हो तो 9.8% 60 मंथ, 60 मंथ मतलब कितना दिन? हाँ सर, 60 मंथ मतलब कितना साल हो गया? अरे बोलो 5 ना। साल। 5 साल। ठीक है, 5 ईयर इंटू 12 करके 60 मंथ हो गया। लेकिन सर अब देखो, अब गाड़ी खरीदने जा रहे हो आप शोरूम में, ठीक है, अब शोरूम का डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाएगा, एरिया वाइज बता देते हैं ये सब, कार देखो वगैरह। अब आप अगर ये कार ईएमआई में लेना चाहते हैं तो आपका ईएमआई पड़ने वाला है सर 8,826 टाका करके पर मंथ, 60 महीना आपको ऐसा भरना है। तो इंटरेस्ट के साथ आप अगर ये कार लेना चाहोगे तो ये कार आपका हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो बंदा ईएमआई में कार ये मारुति ऑल्टो को खरीद के ला रहा है, तो क्या वो बाई नहीं कर रहा है? हेलो, क्या ये कार परचेस नहीं है? सर ये परचेस तो है, पर इसे बेस्ट वे में हायर परचेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हायर परचेस का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर है जो लोगों को नॉर्मली समझ में नहीं आता। आप अगर ईएमआई में कार वगैरह खरीदते हो ना, जब तक लास्ट ईएमआई पे नहीं हो जाता तब तक गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। समझ रहे सर कुछ बात? यस सर। ये जो 8,826 ये जो ईएमआई है, जब तक आप मानो 59 मंथ आपने ईएमआई दे दिया, लेकिन अभी भी 1 मंथ बाकी है, मतलब 60 मंथ का ईएमआई पूरा भरना है। जब तक लास्ट ईएमआई नहीं भर देते हो, ये गाड़ी आपका नहीं है सर, ओनरशिप आपको नहीं मिलेगा। तो फिर किसका ओनरशिप पे रहेगा? जो डीलर से आपने खरीदा उसी का ओनरशिप है। तो फिर इतना दिन में जो ईएमआई भर रहा हूँ वही तो सर हायर करके रखे हो आप। ईएमआई आपका हायर हायर रेंट है बेसिकली, इट्स लाइक रेंट। ठीक है, बैंक आपने आपको लोन एश्योर किया, बैंक की तरफ से आपको लोन इशू हुआ, बैंक को आप ईएमआई भरते हो, कंपनी बैंक से पैसा ले लेता है, कंपनी बैंक से पैसा ले लेता है, आप बैंक को इंटरेस्ट भरते जाओ। ठीक है, तो बेसिकली आप हायर ले रहे हो, हायर पे ले रहे हो, और आपके लिए परचेस है, बट ये नॉर्मल परचेस नहीं है, ये हायर परचेस। इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर यही है। लेकिन अगर आप इसको कैश में खरीदते, मानो कि ये 5 लाख या 6 लाख या 3.5 लाख जो भी दाम है, 4 लाख का, अब ये 4 लाख का ऑल्टो अगर आप कैश में खरीदते, मतलब एकदम नगद पैसे से, ओनरशिप संगे संग ट्रांसफर हो जाता, जिसको हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नजरिया से देखे तो क्या बोलेंगे सर?
इमीडिएटली ट्रांसफर, मतलब इमीडिएट सेल हो गया ना। तो अगर इमीडिएट सेल है मतलब एकदम कैश सेल हुआ, और कैश सेल हुआ तो फिर ये एकदम संगे संग ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है सर हायर परचेज का और नॉर्मल सेल का, सबसे बड़ा डिफरेंस। लेकिन और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, थोड़ा डिटेल्स में बोलते हैं। चलो, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। बेसिक बातें हैं सर, ज्यादा घुमा फिरा के बात करके फायदा तो है नहीं। सब बड़ा सिंपल सा बात है जो हम लोग अपनी सोसाइटी में देखते हैं। लोग कार पूरा पैसे से खरीद नहीं सकता तो ईएमआई में खरीदता है। अब ईएमआई में खरीदने के बाद उसका लीगल मैटर क्या है ये जानना जरूरी है। ईएमआई में कार खरीद के बंदा कितना भी एटीट्यूड दिखाए कि भाई देख मैंने कार लिया, ये लिया, वो लिया, बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम विद दैट। आपने लिया, लोन भी आप ही भरोगे, इंटरेस्ट भी आप ही भरोगे, लेकिन फिर भी ओनरशिप आपका तब तक नहीं होगा जब तक आप लास्ट ईएमआई नहीं भर देते। तो सेल एंड हायर परचेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेंबल्स विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज वेरी क्लोजली, ठीक है। एंड इंडीड द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज इज द सेल ऑफ गुड्स अल्टीमेटली। हायर परचेज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड सेल करना ही है। हेलो, अब आप बोलोगे सर ईएमआई में देने की जरूरत, मतलब कंपनी क्यों बेचता है? सर इसमें कंपनी का सेल बढ़ता है, इसमें कंपनी का सेल बढ़ता है। अब कितना लोग हैं हमारे देश में जो हमेशा 5 लाख का रोकड़ा लेके चला जाएगा? रोकड़ा समझते हैं सर आप लोग? हाँ, रोकड़ा इन द सेंस कि कैश, हार्ड कैश को रोकड़ा बोलते हैं ना थोड़ा स्लैंग में, ठीक है। अब हार्ड कैश कितना लोगों के पास है जो एकदम तुरंत बोलो तो तुरंत? अब देखो ऑल्टो खरीदने तो शाहरुख खान नहीं आएगा। हेलो, क्या ऑल्टो खरीदने शाहरुख खान आएगा क्या? आ सकता है, मना कोई, मना मना थोड़ी है, लेकिन ये आम आदमी के लिए है, कॉमन मैन का है। सर क्या शाहरुख खान कॉमन मैन नहीं है? सर मेरे हिसाब से तो हर कोई कॉमन मैन है, ठीक है, अगर आप मुझे पूछोगे हर कोई कॉमन मैन है। ठीक है, सब अपने अपने कलाकृति का दाम मिलता है उनको, वो अलग चीज। अब आप बोलोगे सर ये सब ज्ञान ना बांटो, आप अपना बताओ। चलो सर मैं अपना ही बताता हूँ। अब पॉइंट इज दैट कि 5 लाख 6 लाख का जो कस्टमर्स है, जो एक 6 लाख का कार खरीद सकता है, अब उनके पास 6 लाख नहीं होता है। जैसे मानो जो ऑटो वाले ऑटो चलाते हैं, ठीक है, तो क्या उनके पास संग मतलब एकदम हार्ड कैश 3 लाख 3.5 लाख होता है क्या? हाँ, एक ऑटो उतारने के लिए भी उनको कितना चिंता करना पड़ता है, तब जाके वो ऑटो रास्ते में उतारते हैं सर। लाइसेंस करना उसका, रूट 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 का लाइसेंस लेना, हाँ, पार्टी को पैसा खिलाना, सर घूस देना, कितना सारा चीज है हमारे देश में, ठीक है। सिमिलर बात है सर। तो कंपनी भी अपना सेल को बूस्ट करना चाहता है कि भाई देखो इनके पास कैश तो नहीं होगा इतना, जो आएगा आएगा। अगर 10 में से एक कस्टमर कैश में लेके जाता है चलो ठीक है, लेकिन अब बाकी लोग, बाकी जो 9 कस्टमर है उनको थोड़ी ना कंपनी छोड़ना चाहेगा। तो आजकल हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम बहुत डेवलप हुआ है सर, और बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने के नाते ईएमआई सिस्टम भी बहुत डेवलप हुआ है। अब ईएमआई सिस्टम डेवलप हुआ तो आप ईएमआई परचेस करो। तो अल्टीमेटली जब कंपनी आपको ईएमआई में लेने का मौका देता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली सेल तो हो रहा है, सेल तो हो रहा है, सेल तो है, पर ये सेल और इमीडिएट सेल में फर्क है। इमीडिएट सेल मतलब, जो इमीडिएट सेल मतलब एकदम संगे संग कैश दो और गाड़ी लेके घर जाओ, वो इमीडिएट सेल हो गया, नॉर्मल सेल हो गया, ऑर्डिनरी सेल हो गया। बट हायर परचेस में जो सेल हो रहा है ना, ये सेल ऑर्डिनरी सेल नहीं है सर। इस सेल का कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। भले ही वो सेल करने के लिए ही हो, गुड्स का सेल करने के लिए उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, फिर भी उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। हायर परचेस एग्रीमेंट गवर्न बाय हायर परचेस एक्ट 1972, एक्ट भी बना हुआ है, ठीक है, हायर परचेस एक्ट भी है हमारे देश में। हायर परचेस एक्ट के थ्रू से भी हायर परचेस को समझा जाता है। अब चलो हम अभी हायर परचेस एक्ट में बात तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा बता देते हैं। हायर परचेस एग्रीमेंट का मतलब है एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर, goods are late on hire and under which the hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement। जो हायर कर रहा है उसको परचेस कर सकता है एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट under which possession of goods is delivered by the owner thereof to a person on condition that such person pays the agreed amount in periodical installment। वो पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। जैसे कि मैं आपको अभी समझा रहा था कि अगर आपको 6 लाख का ये कार खरीदना है, तो आप अगर पूरा पैसा देके नहीं लेना चाहते, आप ईएमआई के थ्रू से भर लो भाई, 8,826 करके
8826 पर मंथ करके भरते जाओ। कितना महीना भरना है? 60 महीना। इंटरेस्ट रेट भी बता दिया, ठीक है, बैंक की तरफ से ये इंटरेस्ट होता है। ये फाइनेंस ऑफर है, फाइनेंस कंपनी नहीं करता, कंपनी बैंक के थ्रू से फाइनेंस करता है, ठीक है। अब वेरिएंट चूज करो, यहाँ पर वेरिएंट चूज करो। मोबाइल नंबर नहीं देना यार, दिमाग खराब करेगा। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, कुछ भी डाल देते हैं। कुछ भी डालने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ओटीपी आएगा, आप छोड़ो। आई होप आपको समझ में आ रहा है सर, ठीक है, ओके। तो दैट इज, ये इस तरह से काम करता है सर। तो अल्टीमेटली जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे, गाड़ी आपका बनेगा नहीं। तो पोजीशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर देयर ऑफ टू ए पर्सन ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द एग्रीड अमाउंट इन पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट। ओके, पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट मंथली भी होता है, इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी होता है, इंस्टॉलमेंट एनुअल भी, एनुअल तो नहीं होगा नॉर्मली। हर साल इंस्टॉलमेंट भी दिया जा सकता है अगर लंबा टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट है, बट ज्यादातर केस में मंथली, क्वार्टरली, इस तरह का, हाफ ईयरली। सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। किसी भी बीच में वो कभी भी एग्रीमेंट छोड़ सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्या क्वेश्चन बोलो तो? सर मानो कि किसी ने गाड़ी खरीदा 6 लाख से, ईएमआई अगर बीच में बंद कर दिया तो? हाँ, স্যার মালিক এসে জিনিসটা নিয়ে চলে যাবে, মানে সেলার এসে। तो गाड़ी आप पे और परमानेंटली ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा ही माना जाएगा, मानो कि आपने 60 मंथ पे, वेरी गुड सुभजीत, आउट ऑफ 60 मंथ आपने मानो 20 मंथ आपने ईएमआई भरा, अभी भी मानो 40 मंथ ड्यू है, और आपने 20 मंथ ईएमआई भरने के बाद आप और बोल रहे हो कि हमसे नहीं हो पा रहा है। तो गाड़ी का क्या होगा? जो लोन डिपार्टमेंट है, लोन डिपार्टमेंट आएगा, पहले आपको कुछ दिन नोटिस वगैरह देगा, उसके बाद अगर आप बोलते हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर कंपनी आके चुपचाप आपका गाड़ी, मतलब जो इतना दिन आप अपना समझ के ही प्यार कर रहे थे, अब आपका प्यार किसी और के प्यार हो जाएगा। सर ये तो दुख भरी कहानी है। हाँ सर, दुख भरी कहानी है, ठीक है, इसलिए प्यार करो तो पूरा करो। हाँ, प्यार के लिए कमिटेड हो जाओ सर। चाहे गाड़ी से प्यार हो या इंसान से, कमिटेड होना बहुत जरूरी है कि भाई कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो समझे सर? नहीं तो क्या होना, वो हाथ से निकल जाएगा। सर ये सब बात क्या है सर, मैं तो गाड़ी का बात कर रहा हूँ। आप अगर अलग नजर से सोच रहे हो तो वो आपका प्रॉब्लम, मैं तो सिंपल गाड़ी के हिसाब से बोला। ओके सर, चलो। सर ऐसा होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है। हाँ, कितना सारा देखोगे कभी कभी आप, मतलब कितना सारा केसेस ऐसा चलता रहता है। मतलब न्यूज़पेपर में भी आता है कि किसने लोन नहीं भरा, ठीक है, किसका गाड़ी का मतलब ईएमआई बाकी है, उसका उसको कंपनी लोन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जाता है। बड़े बड़े केसेस में पेपर, न्यूज़पेपर में भी छापते हैं। ओके चलो सर, ठीक है। अच्छा, सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी अल्टीमेटली उसके पास आने से पहले वो किसी भी टाइम के बीच में एग्रीमेंट को बंद कर सकता है, और अगर एग्रीमेंट बंद हो गया तो गाड़ी और कभी भी उसका नहीं होगा, ठीक है। सर इसमें कोई बोलेगा सर कंपनी का लॉस है। सर लॉस कहाँ? कंपनी का लॉस कहाँ? मतलब जो गाड़ी का डीलर है जिसने गाड़ी सेल किया था आपको, लॉस कहाँ? आपने जितना दिन यूज किया उतना दिन का पैसा तो आपने दिया, लॉस तो आपका है। आपने जितना दिन यूज किया उतना दिन का पैसा तो आप भरते गए मंथली, है ना। और मजा का बात यह है कि जब आपने गाड़ी का पैसा नहीं भर पाया तब कंपनी आके गाड़ी लेके चला गया। सर मानो गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, अरे इसीलिए इंश्योरेंस भी लिया लिया जाता है, और इंश्योरेंस का पैसा भी परचेजर से ही लिया जाता है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस भी होता है। मानो कि बोलेगा कि सर मैंने 20 महीना यूज करते करते गाड़ी को ठोक दिया कहीं पर। हाँ चलो ठोको, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट करो, लेकिन उसके लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपसे ही लिया जाएगा। ये जो आप ईएमआई भरते हो, या तो ईएमआई के साथ भरना पड़ता है, या फिर अलग से जब आपको गाड़ी मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी साइड में बैठा रहता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी बड़ा इंश्योरेंस कंपनी हो, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ कोटक इंश्योरेंस, एसबीआई इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट कंपनीज है सर बड़े बड़े। वो साइड में बैठा रहेगा, आके बोलेगा सर इसके लिए आपको 40,000 का एक इंश्योरेंस का अमाउंट भरना पड़ेगा, 50,000 का एक इंश्योरेंस का अमाउंट भरना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो कंपनी क्या करेगा? अगर आप गाड़ी को लेना नहीं चाहते तो कंपनी का तो लॉस हो जाएगा ना, आपका टूटा हुआ गाड़ी थोड़ी ना लेगा कंपनी। तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्लेम करके उठा लेगा।
इसी तरह से चलता है सर ये बिजनेस वर्ल्ड। हेलो, समझ में कुछ आ रहा है क्या? তার মানে ইন্স্যুরেন্স একটা এগ্রিমেন্ট হয়, মানে 2 বছরের একটা 3 বছরের এগ্রিমেন্ট হয় তো? हाँ बिल्कुल, इंश्योरेंस का एग्रीमेंट होता है पूरा का पूरा। कोई कोई बोलता है कि मेरा जो एट ए टाइम पेमेंट नहीं करना चाहता, वो गाड़ी का ईएमआई के साथ इंश्योरेंस को ईएमआई के अंदर इंक्लूड करके पे करता है। ठीक है, हर महीने के पेमेंट के साथ। कोई बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा मैं एट ए टाइम दे देता हूँ, वट एवर बी दी अमाउंट एज पर दी इंश्योरेंस कंपनी, जो भी आपका वैल्यूएशन है एसेट का उसके ऊपर लगता है, तो इंश्योरेंस का एग्रीमेंट भी बन जाएगा। मतलब आप सोचोगे कि गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी का डीलर के साथ ही एग्रीमेंट हो रहा है, अलग से इंश्योरेंस भी आ जाएगा बीच में, और फिर आपसे इंश्योरेंस का भी एग्रीमेंट करवा लेगा। और आपको करना पड़ेगा, अब बिना इंश्योरेंस का तो गाड़ी रास्ते पे निकाल ही नहीं सकते। इंश्योरेंस का স্যার भी তাহলে, टाइम। हाँ बोलो। তাহলে কেউ একটা মানে হায়ার পারচেজে একটা গাড়ি কিনলো, তার সাথে একটা মানে গাড়িটাকে ইন্স্যুরেন্স করালো। हम्म এবার মানে ধরুন 60 মান্থের একটা এগ্রিমেন্ট হলো, মানে 60 মান্থের ইএমআই পে করতে হবে ওরকম। এবার हम्म ধরুন 20 মাস পরে ইএমআইটা বন্ধ করে দিল, এখন গাড়িটা কোম্পানি এসে গাড়িটা নিয়ে চলে গেল, তাহলে কি তারপরে কি हम्म ইন্স্যুরেন্সটা দিয়ে যেতে হবে মালিককে? नो 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 नो, जब गाड़ी तुम्हारा नहीं रहेगा, ठीक है, तुमने जितना दिन का इंश्योरेंस भरा है वो तुम्हारा है। अब वो उसमें कुछ अगर देखो, अब इस पे डिपेंड करता है कि गाड़ी अगर आपका चला जाएगा तो फिर उसका इंश्योरेंस और नहीं भरना है। लेकिन इसीलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर ऐसे काम करता है। नॉर्मली जो गाड़ी का डीलर होता है ना, वो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम ना पहले ही कवर कर लेता है आपकी ईएमआई से। ठीक है, वो पहले ही कर लेगा, वो अपने पॉकेट से थोड़ी इंश्योरेंस करेगा। क्योंकि अगर आगे बाद में कुछ होता है ना, कंपनी बहुत सोच समझ के काम करता है। ठीक है, तो पहले ही आपका इंश्योरेंस का पैसा आपसे ले लेगा वैसे ही, मतलब नहीं तो आपको बोलेगा नहीं ना, आपका लोन पास नहीं करेंगे। सर आपका अगर लोन पास। ईएमआई ब्रेक हो गया हाँ। बीच में, मतलब ईएमआई भरते आ रहा है कोई इंसान, अगर एक मंथ ब्रेक हो गया और कंपनी गाड़ी लेके चली गई, नहीं नहीं अगले नहीं मंथ से नहीं, अगर कोई इंसान दोबारा ऐसा अगर, ऐसा ऐसा नहीं होता। तो उसको फिर से लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप एक महीना फेल करोगे तो कंपनी आके गाड़ी लेके चला जाएगा। ये 1 मंथ क्या, आप 2-3 महीने भी फेल करोगे तो कंपनी कुछ नहीं करेगा आपको। बेसिकली वो आपको नोटिस देगा। ठीक है, पहले 1 मंथ फेल करोगे, ठीक है, फिर कंटिन्यू रखोगे, 2 मंथ फेल करोगे, फिर 3 मंथ फेल करोगे, तो वो नोटिस देगा आपको। फिर नोटिस देने के बाद अगर फिर भी आप टाइम पे ईएमआई नहीं भर रहे हो, ठीक है, उसके बाद कंपनी अपना लोन डिपार्टमेंट से कोई बंदा को भेजेगा आपके घर पे। ठीक है, जो थोड़ा सा डरावना भी होगा, आपको देख के डर भी लगेगा। ठीक है, ये लोग बहुत पहुंचा हुआ होते हैं सर। ठीक है, अब लोन डिपार्टमेंट के इंसान आके आपको सबके सामने थोड़ा सा चिल्लाएगा, ठीक है, सोसाइटी के सामने। और एक स्कीम भी ये लोग यूज करता है, आपके नंबर का आपका नंबर, फोन नंबर के साथ कनेक्टेड चीजें इनके पास होते हैं। तो अगर आपका ईएमआई फेल होता है ना, तो वो सभी रिलेटेड पर्सन के सामने ये खबर फैला देता है कि आपका लोन बाकी है, आपका लोन बाकी है, लोन बाकी है करके। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको किसी भी तरह से, आप अगर सीधी बात से समझते नहीं हो, अगर आप उल्टा सीधा मतलब इतना बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप ईएमआई फेल कर रहे हो, तो एक तो देखो, ईएमआई फेल करने से पेनल्टी तो बैंक को देना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, ईएमआई फेलियर होने पे आपका सिविल गिरेगा, आपका बैंक बैंक में पेनल्टी देना पड़ता है पर ईएमआई फेल पे, वो तो अलग है। लेकिन अगर कंपनी आपको बार बार बता रहा है, मतलब स्पेशली बैंक वाले ही आपको बताएगा, फिर भी आप अगर नहीं सुनोगे, तो फिर आपको सोसाइटी के सामने अलग अलग तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेगा। फिर भी अगर ना समझे, तब जाके गाड़ी लेके चला जाता है। ऐसे नहीं कि एक महीना फेलियर हो गया तो गाड़ी लेके चला जाए, ऐसा नहीं है। তার মানে ফোন নাম্বারটা কি বলে, মানে মানে ফোন নাম্বার দিয়ে কি মানে সব রিলেটেড পার্সন থেকে ফোন মানে সব মেসেজ করবে যে এই পার্সনটা এরকম ফেল করেছে, ইএমআই দিচ্ছে না? एकदम सर, वो सब लास्ट में करता है, जब आप किसी भी तरह से सुनते नहीं हो तो वो सब कंपनी अलग तरीके से करते हैं। ये सब थोड़ा सा डुप्लीकेट, मतलब अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, बट ये करता है सर। ठीक ও है। তার মানে আমার কোনো हाँ রিলেটিভ सर, যদি কোনো सुना है মানে मतलब। ইএমআই না দেয়, তাহলে আমার ফোনে मेसेज আসবে? हाँ ऐसे तेरे अच्छा। कनेक्शन से सबके मैसेज चला जाता है। मतलब तुमको हैरेस करेगा किसी भी तरह से, क्योंकि तुम नॉर्मल बात सुन नहीं रहे हो, ऐसा करता है नॉर्मली। बड़े बड़े कंपनी ऐसे जल्दी में नहीं करता। ये जो छोटा मोटा लोन प्रोवाइडर होता है ना, ये लोग तो करता है, ये जो ऑनलाइन में जो लोन वगैरह करता है, ये तो बहुत ज्यादा करता है। बट बड़े बड़े केस में इतना जल्दी में नहीं होगा, बट वो सोसाइटी के सामने आपको किसी भी तरह से हैरेस तो करेगा जब आप बात नहीं सुनोगे। आपका आपका मान सम्मान पे थोड़ा तो चोट पहुंचाएगा, क्योंकि আরে कंपनी ভাই। है ना, आपके आपके रेस्पेक्ट को तो थोड़ा सा चोट तो पहुंचाएगा। मतलब एक तो आप इधर लोन नहीं प्रोवाइड कर, मतलब ईएमआई नहीं भर रहे हो, ऊपर से दूसरे के सामने अच्छा बंदा समझ के अपने आप को दिखा रहे हो, ये तो गलत हो गया ना। भाई जो हो वो दिखाओ। ठीक है, मतलब एक तरफ आप अपना जो फर्ज है, आप लोन लिए हो
अब वो नहीं निभा रहे हो और इधर आप फुटानी मार रहे हो, हम लोग बोलते हैं ना बहुत फुटानी मारता है फुटानी समझते हैं ना, मतलब वही दिखावा कर रहे हैं। दिखावा बाद में करो, पहले अपना फर्ज अदा करो। ओके, इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दिखावा करके अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए सर, कभी भी। समझ में आया रे सिवास? तो 1 महीने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, बट अगर आपका ये डिफॉल्ट लगातार हाँ सर। कंटिन्यू होता जाए तो जाके कंपनी ये सब स्टेप्स लेता है। ठीक है, जी सर। इवन नॉट जस्ट कि ये कार का ईएमआई वाले तो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होता है, इवन छोटे छोटे ईएमआई के केस में भी इवन जरूरत पड़े आपको कोर्ट में लेके जाएगा। ठीक है, आपको कोर्ट में लेके जाएगा, आपके अगेंस्ट में केस कर देगा, फिर आपको कोर्ट में हाजिरा देना है। अगर आप कोर्ट का बात भी नहीं सुनोगे तो फिर पुलिस आके आपको लेके जाएगा। मतलब सोचिए हायर परचेज में बहुत रिस्क है। रिस्क नहीं है सर, सिंपल बात है भाई, आप लोन पे ले रहे हो तो लोन चुकाओ। रिस्क मतलब क्या? सिंपल बात है, लोन पे ले रहे हो तो लोन चुकाओ, रिस्क कुछ नहीं है। मानो कि आप सिंपल देखो, लोन हर किसी को मिलता भी नहीं है, लोन हर किसी को मिलता भी नहीं है। जैसे मानो कि अगर आपको 6 लाख का लोन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी लेने के लिए, तो वो आपका इनकम चेक करेगा, वो आपका इनकम एलिजिबिलिटी देखेगा। भाई अगर आप 30,000 मंथली कमाते हो, तब ना जाके आप 8,826 का आप ईएमआई भर पाओगे। मतलब 30,000 में से तो 20,000 आपका फैमिली का खर्चा है। हाँ, तो फिर जो 10,000 आपका बचता है उसमें से आप कार का ईएमआई भरोगे। सिंपल बात है। अब आपका अर्निंग का सोर्स कितना मतलब कितना अच्छा है वो देखने को जरूरी होता है सर। तो जॉब वाले का थोड़ा अच्छा होता है, जो लोग जॉब मतलब जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं, इनका थोड़ा श्योर शॉट है। सैलरीड पर्सन का थोड़ा श्योर शॉट है, बिजनेसमैन को थोड़ा प्रूव करना पड़ता है कि मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस का तो कोई ठोस प्रमाण नहीं होता ना, वो इनकम टैक्स फाइल दिखाना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो सब तो आता ही है। लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसको तो मिल जाएगा और सैलरीड अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देता है, सैलरी घुसेगा पहले ईएमआई काटेगा, सैलरी घुसती ही पहले ईएमआई कट जाए। ठीक है, अब चलो सर, ये सब बात आप लोग जब आगे आगे ये सब लाइफ में आओगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ सर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस फटाफट देख लो। टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी पास हो रहा है, प्रॉपर्टी पास मतलब मानो कि आप कार खरीदने जा रहे हो, अगर नॉर्मल सेल हो रहा है, अगर बात नॉर्मल सेल का है, मारुति ऑल्टो K10 नॉर्मल सेल हो रहा है, डीलर आपको बेच रहा है, आप डीलर को पैसा दे रहे हो, 4 लाख का ले रहे हो कि 6 लाख का ले रहे हो वो अपने ऊपर है, लेकिन आप कैश दे रहे हो और कार लेके घर आ रहे हो। ठीक है, नगद दो और गाड़ी घर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सेल हो गया। तो जैसे ही आपको गाड़ी मिल गया तो क्या हो गया सर, प्रॉपर्टी पास हुआ कि नहीं हुआ? आपने कैश दिया तो प्रॉपर्टी पास हो गया आपको। अब हायर परचेज के खेल में क्या होगा, हायर परचेज के खेल में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट हायर परचेज में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आपको प्रॉपर्टी तभी पास किया जाएगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगा आपको, मतलब वो प्रॉपर्टी आपका नहीं है, वो हायर में है। पोजीशन ऑफ द पार्टी, पोजीशन ऑफ द पार्टी, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। जो बायर है वो ओनर है। नॉर्मल सेल में जो बायर है वो ओनर है ना। लेकिन हायर परचेस में द पोजीशन ऑफ द हायर, द पोजीशन ऑफ द हायर इज दैट ऑफ अ बेली टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मैं आपको बोला ना, बेलर बेली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा सिर्फ बेली कौन है। बेली मतलब जो किसी चीज का केयर टेकर हो जाता है। क्या हो जाता है सर? केयर टेकर। केयर टेकर समझते हो? केयर टेकर मतलब सर, सर जी केयर टेकर देखभाल मतलब करता है। देखभाल करता है। ठीक है, तो बेली नॉर्मली देखभाल करता है। बेली नॉर्मली क्या करता है? देखभाल करता है। तो मानो आपने गाड़ी खरीदा, ठीक है, हायर परचेज में खरीदा, तो आपका नेचर जो है ना, वो एक केयर टेकर का है। गाड़ी आपने लोन पे लिया, तो अब इसका प्रॉपर देखभाल करो, केयर टेकर बन जाओ। हाँ ठीक है, गाड़ी को यूज करो अपने पर्पस में, उसमें कौन मना करता है आपको। जैसे जो केयर टेकर होता है, क्या वो जो घर का केयर टेकर होता है, क्या वो घर को यूज नहीं करता? घर का सुविधाएं नहीं लेता? सब लेता है, लेकिन घर उसका हो जाता है क्या? हाँ, जो एक हाउस केयर टेकर होता है वो घर का सारे सुख सुविधाएं लेते कि नहीं लेते? एसी है तो एसी लेते हैं, हाँ, सोफा है, बेड है, जो भी चीजें है, खाना भी खाते हैं, लेकिन क्या वो घर का ओनर होता है क्या? कभी नहीं।
ठीक है, नहीं सर। कभी नहीं होना रुक सकता। वैसा ही जब तक आप कार का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तो आप एक बेली का काम कर रहे हो, एक बेली का नेचर यही है, नेचर यही है। ये बेलर बेली या कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, इसको हायर परचेज ही बोलेंगे। बट ये जो कार का केयर टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बेली का नेचर है कि भाई गाड़ी मैंने खरीदा है पर ये हायर परचेज में खरीदा है, और क्योंकि मैं हायर परचेज में खरीदा कार को, तो ये भी एक कार का केयर टेकर मैं। इतना दिन कंपनी के पास कार था तो कार का सुविधा असुविधा कंपनी देखता था, मतलब जो कंपनी या डीलर गाड़ी को बेचता था, ठीक है। तो जो गाड़ी को बेच रहा था वो केयर टेकर था, लेकिन वो केयर टेकर ट्रांसफर हो गया, अभी वो केयर टेकिंग ट्रांसफर हो गया। तो सिंपल बात है सर, पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ अ बेली टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, आप और बेली नहीं गिराओगे, तब आप ओनर बन जाओगे। ओके, समझ में आया सर? नॉर्मल सेल और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये बिजनेस भी बड़ा अद्भुत चीज है सर, मतलब अपना सेल करने के लिए आपको क्या क्या ना समझा रहे हैं। बिजनेस को अपना सेल बढ़ाना है और उसके लिए वो क्या क्या ना आपको दिमाग खराब कर रहे हैं। और एक मजा का बात बताएं सर, आज के डेट में मार्केट में ऐसा ऐसा कंपनी आ गया सर, बैंक का बिजनेस कैसे चलता है? हाँ, बैंक का बिजनेस तो लोन से चलता है। बैंक अलग अलग लोन देता है तभी बैंक का बिजनेस चलता है। अब ये लोन सिस्टम से इंटरेस्ट कलेक्ट करना ही तो बैंकिंग बिजनेस है। अगर आप कभी भी लोन, मतलब किसी भी बैंक का, अब जैसे बैंक बाजार में जाओगे तो आप देखो कितना तरह का लोन है, ठीक है। आप कौन हो, सैलरीड हो, बिजनेस ओनर हो, अब लोन का पूरा लाइन लग जाएगा। भाई क्या लोन चाहिए भाई बताओ? हाउस लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, घूमने जाना है उसका लोन चाहिए, अच्छा शादी करना है उसका लोन चाहिए, अच्छा टूरिस्ट टूर मतलब टूर करना है उसका लोन चाहिए। जो लोन चाहिए वो बताओ, कंपनी आपको लोन देगा, लेकिन हर किसी को नहीं, एलिजिबिलिटी देख कर लोन देता है, ठीक है। तो लोन प्रोवाइड करना एक बिजनेस है। अब ये बिजनेस करने के लिए कंपनी आपको अलग अलग लॉ के अंदर बता के रख रहा है कि भाई कौन सा सेल तो है, पर सेल के अंदर भी मतलब वो बोलते हैं ना, सरसों के अंदर कुछ भूत है। सेल तो है पर सेल में कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ को लॉ के अंदर आपको बता दिया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में क्या बात करते हैं? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर आप बायर हो और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पेमेंट तो आपको करना है सर। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो लोग पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़े वो बाद में पढ़ लेना सर, नो प्रॉब्लम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें एक्सेप्टेंस जब होता है ना, एक्सेप्टेंस ना बड़ी चीज है सर। क्या क्यों बड़ा चीज है एक्सेप्टेंस? सर एक्सेप्टेंस मतलब क्या? हाँ भरना, हामी भरना, मतलब हाँ समझते हो, मतलब किसी भी चीज में एग्री करना कि हाँ मुझे लेना है, ठीक है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब ये जो हाँ है, हाँ मुझे गाड़ी खरीदना है, ठीक है, ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये बड़ा चीज है। लॉ कहता है कि अगर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोच लो, एक्सेप्टेंस लेटर में साइन करने से पहले 10 बार सोच लो। क्यों? इसके बारे में एक्सेप्टेंस एक बहुत सुंदर बात करता है, कहता है व्हाट अ लाइटेड मैच विथ ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब समझते हो, एक्सेप्टेंस एक ऐसा चीज है कि लाइटेड मैचेस स्टिक्स होता है ना, मतलब बेसिकली मैचेस जिसको हम लोग जलाते हैं, अगर मैचेस जला के अगर हम लोग बारूद के सामने उसको रख लेंगे, वो ब्लास्ट तो करेगा ना। तो अगर बारूद के सामने मैचेस है तो फिर वो जलेगा। एक्सेप्टेंस भी वैसा ही चीज है, अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाए अब तो आपको उसको निभाना पड़ेगा, सिंपल बात है। सर अगर मुझे साइन करने के बाद लगा कि मुझे नहीं लेना है, सर आप तो आपको करना पड़ेगा। अब साइन किया कि ना है तो पहले सोचो, बाद में नहीं, ठीक है। तो बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बायर बन चुके हो, एक्सेप्ट कर चुके हो, आपको पे करना है। Hirer may, if he so likes, terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installment. आपको 60 इंस्टॉलमेंट देना था, आपने 20 इंस्टॉलमेंट भरा, 60 इंस्टॉलमेंट में 20 इंस्टॉलमेंट भरा, आपको लग रहा है कि और 40 इंस्टॉलमेंट हमको नहीं भरना है। अगर गाड़ी का कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कंडीशन में प्रॉब्लम होगा तो वो बाद में देखा जाएगा, नॉर्मल जो डिप्रिसिएशन होता है वो तो रहेगा। लेकिन सवाल ये है सर, आपने 20 महीना यूज किया, 20 महीने का इंस्टॉलमेंट बढ़ा, अब गाड़ी आप कंपनी को वापस कर दो। ये अपॉर्चुनिटी हायर परचेसर के पास होता है, बट सेलर के पास ये नहीं होगा। अब बताओ रिस्क किसमें है? हायर परचेसर बनोगे कि सेलर, मतलब परमानेंट बाई करोगे? बोलो सर, जो सही सर लगे वही परमानेंट। परमानेंट, ठीक है। लेकिन सर आपके पास एज एन हायर परचेसर आपके पास ये सुविधा होता है, एज ए हायर परचेसर ये सुविधा आपको जरूर मिलेगा कि आप अगर इंस्टॉलमेंट भर भर के, सर एक्चुअली यहाँ पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट काफी खर्चा होता है सर, ठीक है। मतलब हिसाब करोगे तो 6 लाख का गाड़ी का दाम, हिसाब लगाओ तो एक बार कितना कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अगर आप मानो कि 6 लाख का कार ही खरीद रहे हो, मतलब 6 लाख वाला वर्जन, और 8,826 टका करके 60 महीना इंटू करो तो कितना होता है, मुझे बताओ कितना वैल्यू होता है? सर 5,29,560। 8,826 इंटू 60, 5,29,560। हाँ, तो फिर मुझे लगता है ये लोग जो ईएमआई का वैल्यू बता रहा है, आई थिंक ये 4 लाख पे बता रहा है, ये 4 लाख पे बता रहा है। यहाँ पर मैं पूरा पूरी नहीं जा पा रहा हूँ, बट अगर आप देखोगे ना ऐसा ही होगा, ठीक है। तो 4 लाख का चीज का वैल्यूएशन आपका पड़ जाएगा, 4 लाख का गाड़ी का दाम आपका पड़ जाएगा 5,29,000, मतलब 1,30,000 तो आप बस इंटरेस्ट ही भर रहे हो। 4 लाख की गाड़ी पे 1,30,000 का सिर्फ इंटरेस्ट ही भरना पड़ता है। और यही तो सुविधा है सर। सुविधा मतलब किसका? जो सेल कर रहा है, स्पेशली ये बैंक का बिजनेस है, सेलर को तो पूरा उसका पैसा मिलेगा, सेलर को अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। बैंकिंग बिजनेस में या फाइनेंस बिजनेस में ये एक अलग बिजनेस बना देता है। और हायर परचेजर का ये सुविधा होता है कि उसके पास पूरा कैश तो होता नहीं है, तो फिर वो इंस्टॉलमेंट में ही शिफ्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है इंसान पे कि वो क्या करेगा। अच्छा, बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। सर अगर रिस्क का बर्डन कौन लेगा, मतलब बर्डन ऑफ रिस्क किसके पास जाएगा ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब समझते हैं सर? इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट। है ना, बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना। दिवालिया इन द सेंस कि आप और पेमेंट करने लायक नहीं बचे, आपका रोजी रोटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आपका इनकम नहीं है, आपका जॉब चला गया, समथिंग लाइक दैट, आप ईएमआई नहीं भर सकते आगे। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट होते हैं तो सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। Owner takes no such risk, for if the hirer fails to pay an installment, owner has right to take back the goods. अब मानो कि नॉर्मल सेल अगर बायर ने बोला था कि भाई हम पेमेंट करेंगे बट इसको हायर परचेस नहीं करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट में या फिर 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, इट्स नॉट लाइक हायर परचेस, ठीक है। तो मानो कि एक 3 लाख 4 लाख का कार है, ठीक है, 4 लाख में से 2 लाख दिया था, अभी भी 2 लाख बाकी है मानो, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, बट दिस इज नॉट हायर परचेज एग्रीमेंट, इट्स अ नॉर्मल सेल, ठीक है। लेकिन अभी भी ड्यू है 2 लाख का। अब अगर ड्यू है और अगर बायर बैंकरप्टेड हो जाता है तो इसका रिस्क सेलर को ही उठाना पड़ेगा। The seller takes the risk of any loss resulting from the insolvency of the buyer. बायर के इंसॉल्वेंट के कारण जो भी लॉस होगा नॉर्मल सेल पे वो सेलर को ही उठाना पड़ेगा। बट अगर हायर परचेज है तो सेलर को कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना इंस्टॉलमेंट उसने पे करना था पे कर दिया, बाकी फेलियर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो गुड्स उसने बेचा था हायर परचेज में, वो गुड्स मतलब कार हो या फिर मोबाइल फोन हो, व्हाटएवर, वो गुड्स वो वापस ले लेगा, वो गुड्स को वो वापस ले लेगा सर, सिंपल बात है। স্যার বলছি ट्रांसफर, মার্কেটে এই মানে হায়ার পারচেজ টার্মটা মানে ইউজ হয় নাকি? हाँ यूज है ऑब्वियसली, मतलब नॉर्मली हम लोग इसको ईएमआई परचेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग अकाउंटिंग फील्ड में इसको हायर परचेज बोलते हैं, अकाउंटिंग फील्ड में हम लोग इसको हायर परचेज ही बोलते हैं। ये जो ईएमआई में कोई भी चीज खरीदने का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हायर परचेज है। না একদম দোকানে গিয়ে মানে কনসেপ্টটা কি, মানে যে সেলার তাকে কি কি বলতে হবে যে আমি এটাকে সেলে নেবো নাকি এটা হায়ার পারচেজ নেবো? মানে হায়ার পারচেজ বললে नहीं, हायर অনেকের নাও परचेज, বুঝতে পারে। हायर परचेज बोलने से नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएगा, बिकॉज जो এটাই वहां पर বলছি। सेल जो वहां पर सेलर बैठा हुआ है, ठीक है, वो उतना उतना भी क्वालिफाइड नहीं होते सर।
एटलीस्ट इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारे कंट्री में जो लोग नॉर्मल सेलर होता है वो नॉर्मल तौर पे इतना अकाउंट्स बैकग्राउंड से वो नहीं होगा, अगर पढ़ा लिखा होगा भी तो मतलब नॉर्मल मार्केटिंग उसको पता है। बट जरूरी नहीं कि ऑलवेज, डिपेंड करता है कि कौन सा गाड़ी कंपनी में आप जा रहे हो। बट नॉर्मल कंपनीज के केस में हायर परचेज इतना समझदार होगा, डिपेंड करता है, अगर मिल जाए तो अच्छा। बट नॉर्मली आप बोलोगे कि अगर क्या कुछ EMI ऑप्शंस आप लोग दे रहे हो, इट्स अ वेरी गुड साउंड करेगा, ठीक है, आम जिंदगी में। স্যার अच्छा নর্মালি আমি যদি বলি ইএমআই তাহলে তো মানে সেখানে তো মানে হায়ার পারচেজ কথাটা নাও আসতে পারে, মানে হায়ার পারচেজ জিনিসটা তো সেখানে ইনক্লুড না হতে পারে। नहीं वो নর্মালি अल्टीमेटली ইএমআই বলতে যেটা বললেন যে 3-4 মাসের বা 3-4 বছরের একটা ইএমআই, नहीं 3-4 वो ইনস্টলমেন্টের। वो तो अलग चीज है। वो कंपनी के साथ एक अलग डील है कि इस तरह से डील हो सकता है कि मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि नॉर्मल सेल के केस में, वो अलग चीज है। बट अगर तुम एक मंथली EMI पे बैंक लोन फाइनेंस करके जा रहे हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा ना सर। देखो ऑलवेज, देखो मैं यहाँ पर आपको कार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर कार कंपनी तो नॉर्मली ऐसा डील नहीं करता। कार कंपनी या तो आप कैश देके कार लेके आओ या तो फिर आप EMI में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। और EMI में शिफ्ट होने का मतलब ये हायर परचेज में शिफ्ट होना। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट था, ये जरूरी तो नहीं ना, मतलब नॉर्मल कार मतलब ऑर्गेनाइज्ड कार के केस में ही ऐसा होगा। कार तो जस्ट एक एग्जांपल था, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी तो हो सकता है आपके नॉर्मल लाइफ में। ऐसा भी सिचुएशंस आता है ना कि मानो किसी ने कुछ चीजें किसी को बेचा, ठीक है, सेल कर दिया, लेकिन पूरा पेमेंट उसको मिला नहीं, बोला कि बाकी पेमेंट बाद में करेंगे, पार्ट पेमेंट में सेल हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता? पार्ट पेमेंट सेल होता है कि नहीं होता? यस सर। तो वही वाला बात समझो ना, पार्ट पेमेंट से ठीक है, चलो अभी कुछ पेमेंट करते हैं, प्रोडक्ट दे दो, लेकिन अगर मानो बाद में उसने पेमेंट नहीं कर पाया, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो फिर सेलर को ही उसको देखना पड़ेगा। वो रिस्क सेलर का ही है कि जब मेरा पैसा चला गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। बट अगर हायर परचेज है तो वो प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। Transfer of title. The buyer can pass a good title to a bona fide purchaser from him. Buyer can pass a good title to a bona fide purchaser from him. मतलब जो नॉर्मल बायर है वो अपना टाइटल किसी और को भी पास कर सकता है। बट जो हायर कर रहा है वो अपना टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप, टाइटल मतलब ओनरशिप, ठीक है। जैसे हम लोग का टाइटल होता है ना सरनेम, वो हमारा ओनरशिप है, ठीक है। अपने फैमिली में अपना ओनरशिप बताते हैं सर, टाइटल जो भी हो। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि अगर आप अपना गुड्स जो है, मतलब मानो गाड़ी आपने खरीद लिया टोटली परमानेंटली, सेल आपने सेल के थ्रू से खरीदा, नॉर्मल सेल है, तो गाड़ी आपका हो गया और आप किसी दूसरे को उसको सेल करना चाहते हो, कर सकते हो। बायर कैन पास ए गुड टाइटल टू अ बोना फाइड, ठीक है, एकदम प्योर परचेजर को वो सेल कर सकता है। लेकिन अगर हायर परचेज है, मानो आपने कोई गाड़ी EMI में खरीदा और EMI में खरीद के आप किसी दूसरे बोनाफाइड परचेजर को सेल करना चाहते हैं, तो आप कर पाओगे क्या? मतलब जो गाड़ी आपने EMI में ले रहे हो और वही गाड़ी आप EMI में खरीद के फिर उस किसी को बेचना चाहोगे तो नहीं बेच पाओगे, बिकॉज गाड़ी आपका हुआ ही नहीं, तो आप कैसे बेचोगे? क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो सर? ये 4 लाख का कार স্যার বোনাফাইড পারচেজার বা নিউ পারচেজার? नहीं, बोनाफाइड मतलब नॉट न्यू, मतलब जेन्युइन, আচ্ছা আচ্ছা। ठीक है, जेन्युइन कस्टमर। तो जैसे मानो ये जो कार है, ठीक है, अब ये कार आपने 8,826 में मंथली एक EMI दे के आप खरीद रहे हो और आप बोलो कि ये गाड़ी को मैं किसी को बेच दूंगा, इज इट रियली पॉसिबल सर? नो सर। नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये आप पूरा का पूरा आपका होता तो फिर आप किसी को भी बेच सकते हैं। ऐसे केसेस में आप किसी को भी बेच सकते हैं, मतलब जो जेन्युइन सेलर परचेजर है आप उसको बेच सकते हैं। तो नॉर्मल सेल पे खरीदा हुआ चीज आपका बिल्कुल आप टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो। बट हायर परचेज में लिया हुआ चीज का ट्रांसफर, टाइटल ट्रांसफर करने का अधिकार हायरर के पास तो नहीं है। हायरर के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता। रीसेल के बारे में बात करता है तो बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स। एकदम सेल के केस में बायर किसी को जैसे टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, सिमिलरली किसी और को बेच भी सकता है। टाइटल ट्रांसफर तो ऐसे भी होता है सर, मतलब बिना सेल करके भी मेरा गाड़ी है मैं किसी और के नाम पे कर रहा हूँ, कर सकते हैं ना। अगर गाड़ी मेरा है तो वो टाइटल वो किसी और को मैं गिफ्ट भी कर सकता हूँ। तो गाड़ी मेरा है तो किसी और के नाम पे गाड़ी कर दिया, चलो ठीक है, नाम ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये हो गया टाइटल ट्रांसफर। और रीसेल के बारे में, अगर आप ओरिजिनल बायर हो
अगर आप सेल के नॉर्मल सेल के थ्रू से गाड़ी को खरीदे हो तो आप रीसेल भी कर सकते हो। हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड द ऑल इंस्टॉलमेंट। हायर परचेजर कभी भी गाड़ी को रीसेल नहीं कर सकता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देगा। समझ में आया सर? সাথে নর্মাল যে পার্সেল গুলো হয়, তো সেখানে ধরুন মানে আমি তো সেখানে ফার্স্ট একটা একটা লামসাম অ্যামাউন্ট পে করলাম, তো বাকি হুম। টাকাটা ধরুন আমি ইনস্টলমেন্টে পে করবো, মানে একটা নর্মাল পার্সেলের কথা বলছি। তাহলে হুম। সেখানে আমি যদি কয়েক মাস পর যদি ইনস্টলমেন্ট পে না করি, তাহলে কি মানে সেলার এসে কি আমার প্রোডাক্টটা নিয়ে যেতে পারে? नॉर्मली देख ये जो छोटा छोटा प्रोडक्ट होता है ना, जो जिसको तुम बोल रहे हो बेसिकली, इसको ना ये बोलते हैं, इसका एक नाम है, लाइक मोबाइल खरीदना, ठीक है, ऐसा ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। मतलब ये जो ड्यूरेबल गुड्स पे जो ईएमआई कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में, इसका बात कर रहे हैं ना तुम, एक मोबाइल ईएमआई में ले लिया, हाँ, हाँ। एक फ्रिज ले लिया, ठीक है, या फिर एक वॉशिंग मशीन तुमने ईएमआई के थ्रू से ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो हायर परचेज। बट ऐसे केसेस में ना, मतलब क्योंकि ये छोटा छोटा अमाउंट है, ऐसे केसेस में ना कंपनी ये सब प्रोडक्ट लेके नहीं जाता है सर, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपनी को उतना फायदा नहीं है, क्योंकि उसका रीसेल वैल्यू नहीं है ना मार्केट में। मतलब मानो आज आपने एक वॉशिंग मशीन लिया और कल आप ईएमआई देना बंद कर दिए, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी आके आपका वॉशिंग मशीन वापस लेके जाएगा? তা তারা কি ছেড়ে দেবে পুরোপুরি? नहीं सर, छोड़ेगा नहीं सर, ठीक है, आपको लीगल हैरेस करेगा। छोड़ेगा क्यों? आपको लीगली हैरेस करेगा पूरा। पहले आपको नॉर्मल, जैसे आपको मैं पहले ही बताया, अगर आप ईएमआई फेल करते हो तो इसमें बहुत, इसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। अगर आप कभी एक बार ऐसा करते हो, और अगर बाई चांस आपको कंपनी कुछ नहीं करता, ऐसे तो कंपनी कुछ नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। आपके घर में लीगल बिल बार बार आता जाएगा, लीगल हैरेसमेंट भी होता है सर ऐसे सिचुएशंस में। इवन लोन डिपार्टमेंट से आपको आदमी भेजेगा आपको हैरेस करने के लिए, ठीक है, चिट्ठी पे चिट्ठी आएगा, नोटिस पे नोटिस आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा जो हैरेसमेंट है, उस सबसे बड़ा, हाँ बोल। হোয়াটসঅ্যাপে নর্মাল সেলের যে ল আছে, এখানে তো লেখা আছে যে ওনারশিপটা সম্পূর্ণ বায়ারের হয়ে যায়, পুরো পসেশন অফ গুডসটা। তাহলে সেই ক্ষেত্রে পার্সেল করলেও তো মানে ওনারশিপ তো বায়ারের হয়েই গেল। हाँ, इस केस में ओनरशिप आ जाता है, ठीक হ্যাঁ, है। তো ওনারশিপ যদি বাইরে চলে যায়, তাহলে সে যদি ইচ্ছে করে যদি কয়েক মাস পর ইনস্টলমেন্ট পে করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে কি করে মানে কেস করবে কোম্পানি? কারণ ये ওনারশিপ तुम्हारा যার। अनपेड सेलर का, इसके आगे कॉन्सेप्ट है, अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट आएगा। আচ্ছা, हम আচ্ছা। लोग सेलर गुड्स एक्ट में ही पढ़ेंगे हम लोग सर। अनपेड सेलर, सेलर का पेमेंट बाकी है, तो सेलर के पास क्या क्या राइट है, पूरा का पूरा लीगल राइट है सर। भले ही ओनरशिप आपके पास आ जाता है नॉर्मल पार्ट सेल पे, जैसे हम लोग ईएमआई में चीजें खरीदते हैं, ठीक है, उसमें कंपनी आपका प्रोडक्ट लेके तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सब छोटा छोटा चीज में कंपनी को कुछ फायदा नहीं है, गुड्स लेके कोई फायदा नहीं है उसको, तो कंपनी आपको लीगल हैरेस करेगा। और सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप ईएमआई फेल करते हो, एक चीज आप लिख के रख लो सर, जिंदगी में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। सिबिल स्कोर बोल के एक चीज होता है, जानते हो? यस सर। जान लो सर, ये सब बदमाशी बुद्धि लगाने से पहले जरूर सोच लेना। सिबिल स्कोर क्या होता है? ये एक कंपनी है जो बेसिकली आम आदमी का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है, कॉमन मैन का क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। ये क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है? मतलब क्या आप मार्केट से लोन लेने लायक हो कि नहीं, ठीक है। पहला बात तो ये सर, कभी भी आप मतलब अचानक से कोई बड़ा लोन नहीं ले सकते, कभी भी कोई भी कंपनी आपको अचानक से बड़ा लोन नहीं दे देगा, अगर आपका इनकम का सटीक मतलब प्रॉपर इनकम ना हो तो आपका, ठीक है। अगर प्रॉपर इनकम है तो भी कंपनी आपको स्टार्टिंग में ही ना बड़ा लोन नहीं देता है, क्योंकि लोन अगर जिसका लेने का प्रॉपर एक्सपीरियंस ना हो, मतलब लोन लेके प्रॉपर रिपे ना करने का अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, ठीक है, उसका डिसिप्लिन अच्छा ना हो, तो आपका इनकम कितना भी हो जाए, बैंक हो या कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको लोन देने के बारे में पहले 10 बार सोचेगा। और जिसका, अब कोई बोलेगा सर फर्स्ट टाइम तो कोई ना कोई लेता ही है, हाँ, इसीलिए आपको स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट से। मे बी आप स्टार्टिंग में एक 5,000 का लोन लिए, ठीक है, नॉर्मल गुड्स लोन के केस में, कंज्यूमर गुड्स के केस में, ठीक है, आप लेते हो, तो धीरे धीरे आप अपना ईएमआई बढ़ा सकते हो। तो नॉर्मली मैक्सिमम ईएमआई स्कोर कितना होता है जानते हो? 900 होता है मैक्सिमम सिबिल स्कोर, ईएमआई नहीं बोल रहे सर, सिबिल स्कोर 900 होता है।
अगर आप प्रॉपरली लोन चुकाते हो, अगर आपका कोई फेलियरिटी नहीं होता है, आपका सिविल स्कोर 900 में आउट ऑफ 900 800 समथिंग इस तरह का होता है, और जितना बड़ा अमाउंट आप चुकता करोगे आपका सिविल स्कोर और बढ़ते जाता है। लेकिन 750 अच्छा होता है, कम से कम 750 होना अच्छा होता है। 750 के नीचे होना मतलब आपको फर्दर लोन पाने में बहुत दिक्कत होगा, और अगर आप ईएमआई फेल करते जाओगे, ये धीरे धीरे गिरते गिरते नीचे की तरफ आएगा, मतलब 600 550 500 400 300 से स्टार्ट होता है, मतलब आपको जिंदगी में कभी लोन नहीं मिलेगा। और अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो और खराब हालत, और उसको सुधारते सुधारते आपको बहुत वक्त लगेगा, मतलब जरूरत में कभी लोन नहीं मिलेगा आपको। और ऐसे इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी लोन का जरूरत पड़ ही जाता है। कुछ समझ में आ रहा है सर? হ্যালো। স্যার এই সিভিল স্কোরের সাইটটা কিভাবে আপডেট পায়? ধরুন কেউ যদি ফ্লিপকার্টে কোনো স্ক্যাম করে, তো এই সিভিল স্কোরে এই সাইটটা জানবো কি করে এরা? सर ये सारे के सारे बैंक के साथ कनेक्टेड है। इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम कनेक्टेड है, बैंकिंग, आरबीआई। अगर आप एक बैंक में फेलियर करोगे पूरे बैंक को पता चल जाएगा। अगर आप एसबीआई में लोन लिए हो और एसबीआई में फेलियर करते हो तो आपको ना एनबीएफसी तक को खबर हो जाता है, जो प्रॉपर बैंक भी नहीं है, मानो कि कोई उज्जीवन फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसको भी खबर हो जाता है। तो एसबीआई में लोन फेलियर करके आप अगर एक्सिस बैंक में जाओगे, एक्सिस को भी पता है कि भाई आप एक्सिस बैंक का लोन फेलियर करके आए हो। और ये सिविल रिपोर्ट तो इसीलिए मांगता है, सिविल इनके पास सारे डेटा होता है। कहाँ से मिलता है? सब आरबीआई से मिल जाता है। जब हम लोग एक बैंक के थ्रू से लोन लेते हैं, चाहे छोटा से छोटा कितना लोन हो, आपका सारा का सारा चीज डेटा को ट्रैक किया जाता है, छुपाने का जगह नहीं है सर। बट सर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नॉलेज हो जाता है क्या? नहीं सर, पब्लिक नॉलेज नहीं होता। पब्लिक नॉलेज मतलब मैं समझा नहीं, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि कोई भी चेक कर सकता है किसी का भी स्कोर? यस सर, यस सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बैंक को पता होता है, आपको पता होता है, बैंक इसके बारे ओके में सर। किसी और को नहीं बताएगा। ये आपका पर्सनल स्कोर है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर आप अपना यहाँ पर गेट फ्री सिविल स्कोर बोल के लिखा है ना, अगर आप लॉग इन करोगे तो आपको भी आपका सिविल स्कोर का पता चल जाएगा। अगर कोई जिंदगी में कभी भी लोन नहीं लिया, ठीक है, तो फिर उसका नेगेटिव होता है या जीरो होता है, नेगेटिव नहीं होता है, जीरो लेवल में होता है, या हार्डली 200 300 समथिंग स्टार्टिंग करेगा। उसके बाद अगर आप प्रॉपरली लोन चुकता करते हो, ईएमआई जितना प्रॉपर भरते जाओगे आपका सिविल स्कोर बढ़ता जाएगा। मतलब आपका डिसिप्लिन लोन पाने के टाइम पे बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर कभी भी कोई चीज परचेज करते हो और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको लोन का जरूरत है, तो एक अच्छा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। क्या जानते हो? आप ऑनलाइन से कुछ भी खरीदो ना तो ईएमआई में खरीदो, और ईएमआई में खरीदने के लिए आपको कुछ ईएमआई कार्ड बनाना पड़ता है। तो आप अप्लाई कर दो, कुछ कंपनीज है जो स्टार्टिंग लेवल में ईएमआई प्रोवाइड करने का कार्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक है बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये सबसे पॉपुलर है। अगर आपका एज नहीं हुआ तो आप पापा या माँ के किसी से भी कर सकते हो, पर जैसे आपका एज हो जाएगा, मतलब 18 प्लस या थोड़ा बहुत अर्निंग का प्रूफ है, तो बजाज फाइनेंस में आपके नाम पे भी कार्ड बन जाएगा। बजाज फाइनेंस भी अगर किसी को नहीं देता है तो एक कंपनी है, उसका नाम है एचडीबी फाइनेंस, ठीक है। ये एचडीएफसी फाइनेंस का ही एक कंज्यूमर लोन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग लेवल से ही हल्का हल्का लोन लेना स्टार्ट कर सकते हो। मानो कि एक 10,000 का कोई फोन खरीद रहे हो, अब ईएमआई में खरीदो उसको, कैश से नहीं, ठीक है। अब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट का झमेला नहीं है, नो कॉस्ट ईएमआई भी आपको मिल जाता है ना। तो आप 10,000 का फोन को 4 ईएमआई में भरो, 2,500 करके, फिर देखना आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। फिर मानो कि आप ऐसा काम स्टार्ट करते हो 20th के एज के, जब आपका एज 20 है। अब 20 जब आपका एज 20 साल है तब आपको ज्यादा लोन का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे करते करते मानो आपका 25-26 का एज हो गया, ठीक है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लोन चाहिए आपको, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बैंक के पास आपका फाइनेंशियल स्कोर वगैरह सब होता है, तो बैंक आपको चेक करके अच्छा चलो भाई इसका अच्छा स्कोर है, ये बंदा अच्छा है, काफी बचपन से ये मतलब टाइम पे सब पेमेंट करता है, अपना ऑब्लिगेशंस का खबर है इसको, ये डिसिप्लिन चेक करके बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। और ये आपको हमेशा एडवांटेज देता है। शायद उस टाइम पे आपको 5 लाख का जरूरत पड़ जाए या 10 लाख का जरूरत पड़ जाए, चाहे कुछ भी करे आप, एडुकेशन के लिए ले या फिर वॉट एवर, पर ये थोड़ा इजी होता है। और आगे आगे और जरूरत पड़ेगा, जरूरत सबको पड़ता है सर, अंबानी को भी पड़ता है, हम आप तो नॉर्मल इंसान है। স্যার যে কোনো বিজনেসে কি লোন নেওয়াটা কম্পালসারি হয় এমনিতে? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके घर पे नहीं है तो क्या करोगे आप?
আচ্ছা আচ্ছা, না আপনি একদিন বলছিলেন আমাকে যে মানে লোন নিতে হয় আর কি, এটা সবাই हाँ, लोन নেয়। लोन लोन लेने पे सुविधा है सर, टैक्स में अच्छा अच्छा बचत होता है, लोन लेने पे सुविधा है ना, टैक्स में बचत होता है। क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं, ये थोड़ा डिटेल दूसरे पॉइंट में चले जाएंगे, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता अभी। जैसे अगर आपका पीएल में इंटरेस्ट दिखाओगे ना, मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसमें अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करते हो ना बिजनेस पे, ठीक है, तो आपका হ্যাঁ प्रॉफिट कम হ্যাঁ, নেট होता है, প্রফিটটা কমে যাবে। और হুম। नेट प्रॉफिट कम होने से आपका टैक्स अमाउंट, टैक्स डिडक्शंस मिल जाता है आपको, मतलब टैक्स पे छूट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मतलब लोन रहना अच्छा होता है। और कुछ कुछ और भी चीजें, नॉट जस्ट बिजनेस लोन इंटरेस्ट, हाउस प्रॉपर्टी अगर लोन पे है तो उसके भी आपको सुविधा होता है। अगर आप हाउसिंग लोन लेके घर बना रहे हो तो हाउसिंग लोन को भी इनकम टैक्स में सुविधा मिलता है, जिसको आप ये मतलब चार्ज कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो, है ना। ये सब इनकम टैक्स का डिस्कशन है। अब इतना डिटेल्स में चले जाएंगे तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बुरा मान जाएगा सर, ठीक है। चलो, मतलब आप लोग मुझे इफेक्ट पूछ रहे हो ना, इसीलिए मैं थोड़ा बोल दिया सर, कि अगर कोई सोच रहा है कि नहीं सर अगर कोई नहीं देगा तो क्या होगा, अरे सर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो बोलता है ना, एक हिंदी में एक बड़ा सुंदर सा कहावत है, मतलब बड़ा चलता है, थोड़ा स्लैंग टाइप में है, बिहारी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, समझते हो ना। मतलब इधर आप ईएमआई फेलियर कर रहे हो और आप अपने आप को सारा सोच रहे हो कि आप बहुत बड़ा बड़ा कुछ कर रहे हो, मतलब जिंदगी झंडवा हो रहा है और इधर घमंड भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो लोन फेलियर करना कोई अच्छा बात नहीं है सर, इतना तो जान लो, मतलब वही जिंदगी झंड ही हो जाता है, ठीक है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं थोड़ा बहुत कभी कभी ये सब बात कर लेता हूँ। आप ये सब चीजों को ना एकदम मतलब ये मत सोचना कि सर बोलते हैं तो मुझे भी बताना है, ठीक है। डोंट यूज द, दोस्तों के बीच में कर सकते हो, ओके। अच्छा, रीसेल के मामले में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सेल एंड बेलमेंट, हाँ सर, सेल और बेलमेंट का डिफरेंस भी जान लो, अगर हायर परचेस और सेल का आइडिया क्लियर है सबको। मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ, जिन लोगों ने पुराना क्लास नहीं किया उसे भी समझ में आया होगा। अरे क्या रे, आया कि नहीं आया? यस सर। सेल एंड बेलमेंट में क्या फर्क है सर? अब आपको मैं कुछ देर पहले बेलर बेली का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। बेली कौन था? जो केयर टेकर था। अब आपको मैं सेल तो पता ही है सर। सेल का तो मैं आपको क्या बताऊं, नॉर्मल सेल है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप आ जाएगा, किसी और को मैं प्रोडक्ट सेल भी कर सकता हूँ, टाइटल ट्रांसफर कर सकता हूँ। सेल मतलब सेल पे कोई चीज अगर आपने लिया मतलब वो आपका है और आप उसके साथ जो भी करो। और सेल का कैरेक्टर मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। इवन मैंने सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल के बीच में जब डिफरेंस बोला था तब भी बोला था, अभी मैंने आपको सेल और हायर परचेज का डिफरेंस बोला तब भी बोला। तो मेन बात है कि सर थोड़ा बेलमेंट के बारे में जानना चाहिए। लॉ कहता है बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट on the condition that the same goods are to be returned when the purpose is accomplished। जब पर्पस फुलफिल हो जाए तो गुड्स को वापस कर दो सर। बेलमेंट में क्या होता है, आप किसी को अपना चीज देते हो, ठीक है। जैसे सेल पे भी आप अपना चीजें बेचते हो, लेकिन बेलमेंट और सेल में ये फर्क है कि सेल होने, जब आप कोई चीज सेल कर देते हो तो उसको वापस नहीं लेते। अगर कंपनी आपको कुछ चीज सेल कर दिया तो क्या उसको वापस लेते हैं? अगर कोई आपको कार सेल किया तो सेल हो गया, मतलब क्या कंपनी आपसे गाड़ी वापस ले सकता है क्या? सेल में गाड़ी ले सकता है क्या अगर कंपनी ने आपको गाड़ी नो सेल सर। किया? लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, अगर कोई किसी को कोई चीज देता है तो उसका पर्पस, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, ठीक है, या जो भी पर्पस था, पर्पस फुलफिल हो गया, अकॉम्प्लिश हो गया, तो वो उसको वापस करना पड़ेगा, जिसका सामान उसको देना पड़ेगा। सर ऐसा एग्जांपल बहुत স্যার है। লিজ টাইপের। हाँ, नहीं लीज अलग होता है, লিজ টাইপের। नहीं लीज अलग আচ্ছা। होता है, लीज अलग है, ठीक है। थोड़ा अलग है, मतलब सभी कनेक्टेड है, हल्का हल्का सभी चीजों में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। जैसे हायर परचेज में आपको बेलमेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे और भी चीजें एग्जांपल देने से अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अच्छा, ये किसका काम कंप्लीट होता है? बेलर का काम कंप्लीट होता है, मतलब जो एक्चुअली बेलमेंट जिसके साथ जो करता है उसको बेलर कहते हैं, ठीक है। मतलब जो किसी का गुड्स अपने पास रखता है वो बेली है, और गुड्स जो देता है वो बेलर है। मतलब जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो बेलर हो गया, और जो गुड्स को अपने पास रख रहा है वो बेली हो गया। बेलर और आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। प्रोविजंस रिलेटेड टू द बेलमेंट आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये बेलमेंट के बारे में बताया था। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे या आप पढ़ चुके हो, ठीक है, या बाद में करोगे लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड बैकअप में भी कर रहे हो, तो जरूर वहां पर देखना, मैंने बेलमेंट के बारे में डिस्कस करके रखा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर कि चलो सर ठीक है, अगर किसी ने किया नहीं तो वो उसको कैसे समझ में आएगा। अब चलो मैं फिर से बता देता हूँ। There is only transfer of positions of goods from the bailor to the bailee for any of the reasons like safe custody, carriage, etc. So it is transfer of special property. अब जैसे देखो, आप लोग ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस समझते हो सर? हेलो, लॉजिस्टिक बिजनेस का आइडिया है आप लोगों को? जस्ट टेल मी। अरे है, हाँ या ना? ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, चाहे ट्रेन का हो या एरोप्लेन का हो या फिर व्हाटएवर लॉजिस्टिक, एक लॉजिस्टिक कंपनी का नाम लेता हूँ, चलो लॉजिस्टिक। बहुत सारे हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ अभी। जैसे डीटीडीसी कुरियर कंपनी, ये लोग भी बेलर बेली कॉन्सेप्ट में काम करता है। इवन इंडिया पोस्ट भी बेलर बेली कॉन्सेप्ट में काम करता है। हाँ, कैसे? देखो, मतलब ऐसा है कि जब हम किसी को गुड्स देते हैं, जैसे जो लॉजिस्टिक कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी का स्पेशलिटी क्या है, वो आपको अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड के थ्रू से आपका सामान इंडिया से बाहर, इंडिया के दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है, हर जगह का चीज आपको किसी भी तरह से पहुंचा देगा। और कैसे पहुंचाएगा वो उसके ऊपर है, ठीक है, मतलब कैसे भी किसी भी तरह से लॉजिस्टिक चीज आपके घर तक पहुंचेगा। ठीक है, चाहे वो ट्रेन के थ्रू से हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेन के थ्रू से हो, चाहे वो एरोप्लेन के थ्रू से हो, व्हाटएवर, लेकिन वो आपको पहुंचाएगा, कैसे भी करके पहुंचाएगा। ये इमेज आपको काफी अच्छे से क्लियर करेगा। देखो जस्ट आप एक बार, तो वेरी इंटरेस्टिंग इमेज सर, वेब फाइल में है, मतलब एक ओवरऑल प्रोसेस है। अब इमेज को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो सर, चाहे फॉरेन से जहाज से आ रहा है या प्लेन से आ रहा है, फिर उसको लोकल एरिया में ट्रक में डालो, फिर वहां से छोटा छोटा ट्रक में डालो, जो भी करना है करो, बट आप प्रॉपरली सामान उसको पहुंचा दो। अब मानो कि आप यूएस में बैठा हुआ किसी से कोई सामान मंगवा रहे हो, सामान यूएस में से आप जो चीज मंगवा रहे हो वो किसको दे रहा है? वो किसी ट्रांसपोर्टर को या लॉजिस्टिक कंपनी को दे रहा है। तो लॉजिस्टिक कंपनी क्या करेगा? लॉजिस्टिक कंपनी उसको अपने केयर टेकिंग में, है ना सर, रास्ते में उसका पूरा केयर टेकिंग वही करेगा ना। अब ये सामान यूएसए से इंडिया आने में समय लगेगा, मानो कि 1 महीना समय लग रहा है, अब ये 1 मंथ के लिए ये कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना प्रोडक्ट उसके पास ठीक ठाक से रखे। तो ये जो केयर टेकिंग हो रहा है यहाँ पर, ये सामान जो जो इसका एक्चुअल सेलर है, वो एक्चुअली एज ए सेलर तो वो है ही, बट साथ में वो बेलर भी बन गया। क्या बन गया? बेलर बन गया। और इसका बेली कौन हो गया? लॉजिस्टिक कंपनी। लॉजिस्टिक कंपनी बेली बन गया। क्या गुड्स लॉजिस्टिक कंपनी का है? यूएस का कोई सेलर अगर कोई गुड्स इंडिया के किसी को बेच रहा है, बायर को, ट्रांसपोर्टर को तो नहीं बेचा ना, ट्रांसपोर्टर तो उसको घर पे ला रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम रास्ते पे उस गुड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? हेलो, बेली बेली का। बात समझ में आ रहा है ना सब? रास्ते में उस गुड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली का। तो ये बेली का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टर। लेकिन गुड्स क्या ट्रांसपोर्टर का है? नहीं, बेली का है। तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि जो सेलर है और जो बायर है, इनके बीच का काम करना। जैसे देखो, रॉ मटेरियल सप्लाई होगा मैन्युफैक्चरर के पास से, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से, होलसेलर के थ्रू से, रिटेलर के थ्रू से एंड यूजर तक पहुंचता है। अब ये जो बंदा है, ये जो ट्रांसपोर्टर है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इमेज कुछ बता रहा है सर। ये जो ट्रांसपोर्टर है, जब तक गुड्स इसके पास है, ठीक है, तब तक ये कौन है? बेली है। जब तक ये एंड यूजर के तक पास नहीं पहुंच जाता, जब तक ये पूरा काम अकम्प्लिश नहीं हो जाता, बेलर कौन है? जो सेलर है वही बेलर है। यहाँ पर एज पर आवर एग्जाम्पल, कोई और भी हो सकता है, कोई एजेंट भी हो सकता है। मतलब बेलर कौन है? जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट में दे रहा है। बेली कौन है? जो गुड्स को कुछ पर्पस के लिए अपने केयर टेकिंग में लेके बायर तक पहुंचा है। ये भी एक बड़ा बिजनेस है। सिर्फ बेलर बेली कॉन्सेप्ट पे बिजनेस चलता है। ट्रांसपोर्टर पे गुड्स देने का मतलब ये नहीं कि ट्रांसपोर्टर गुड्स का ओनर बन गया। जब तक गुड्स उसके पास है तो उसका बेलर है।
मतलब बेली है। इसका और भी एग्जाम्पल होता है, कुछ भी और एग्जाम्पल आपको देता हूँ सर। आप लोग ये देखे हो, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो प्ले स्कूल होता है ना बच्चे लोगों का, इस टाइप का। यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे लोगों को छोड़ के जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये जस्ट खेलने का जगह है, प्ले स्कूल है। बड़े बड़े शहरों में बहुत चलता है, मॉन्टेसरी भी कहते हैं, मॉन्टेसरी और प्ले स्कूल। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे को इनके पास छोड़ के शॉपिंग करने निकल जाते हैं। तो जब तक बच्चा इनके पास है, ये कौन बन गया सर, ये जो प्ले स्कूल का अथॉरिटी है, ये कौन बन गया, बेली। थैंक यू सर। और बेलर कौन हुआ गया, पेरेंट्स। सर। जब तक इनका पर्पस फुलफिल नहीं हो जाता, जब तक पेरेंट्स इनको लेने नहीं आ जाता, तब तक ये इनको छोड़ के नहीं जा सकता। बड़ा ही रिस्की काम है, बच्चा है, कितना छोटा छोटा बच्चा, हार्डली 2 से 3 साल तक का बच्चा यहाँ पर रहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे चलता है। देखो सर, बहुत आसानी से काम हो जाता है, लॉ में बात करें ना थोड़ा गंभीर सुनाई देता है, इट साउंड लाइक इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, बट पूरा दुनिया एक चीज पे चलता है सर, एक बात का कभी भूलना चाहिए नहीं चाहिए, पूरा दुनिया विश्वास से चलता है, बिलीव, ठीक है। डरना चालू करोगे, हर चीज में डर लगेगा, एक स्टेज बढ़ाओगे सामने डर लगेगा। डर नहीं होता है सर, विश्वास इतना बड़ा चीज है, हर डर को खत्म कर देता है। लेकिन जब लॉ में बात को करना पड़ता है तो थोड़ा सा हमें डर का चिंता करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि नियम तो उसी लिए बना जाता है, डर होना चाहिए, तभी तो नियम है। कि अगर आप नियम को तोड़ोगे तो फिर आपको फाइन लगेगा या फिर रिकॉर्ड स्टेप्स लिया जाएगा, वॉट एवर। तो सेल और बेलमेंट में ये फर्क है कि सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। लेकिन इन बेलमेंट देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेलर टू द बेली। इसमें सिर्फ पोजीशन बदलते हैं फॉर एनी ऑफ द रीजंस लाइक सेफ कस्टडी, जैसे कि बच्चे लोगों को सेफ कस्टडी में रखा, कैरेज, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी का बात मैंने आपको कहा, जो कैरेज होता है मतलब जो सामान दूसरे का सामान अपने पास लेके चलता है, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे कुरियर कंपनी हो, चाहे कैरेज हो, चाहे लॉजिस्टिक कंपनी हो, जो दूसरे का चीज अपने पास लेके चलता है, उसको उसका बेली, वो बेली है उसका। इवन ट्रांसपोर्टर को भी डैमेज क्लेम किया जाता है अगर रास्ते में गुड्स में कुछ भी ट्रांसपोर्टर की गलती से हो गया, लॉजिस्टिक कंपनी की गलती से हो गया, तो उसी को भरना पड़ता है सर। काफी रिस्की काम है। अब आप बोलोगे तो हर काम में रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क तो हर चीज में है सर, ये जिंदगी रिस्क में बना हुआ है, ठीक है। ऐसा एक गाना याद आ गया हिंदी मूवी का, क्या मूवी का गाना था वो, कैसा है इश्क है अजब सा रिस्क है, हर चीज में इश्क, मतलब इश्क में भी रिस्क है, सेल में भी रिस्क है, रिस्क तो रिस्क हर जगह में है। तो क्या जीना छोड़ दे क्या, बिजनेस करना छोड़ दे क्या, लेकिन चलो लॉ है, जानना पड़ता है, जानो। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। तो बेलमेंट क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, जो कुछ पर्पस के लिए किसी को ट्रांसफर किया जाता है, पर्पस कंप्लीट हो जाए तो उसको वापस कर दिया जाता है। The return of goods in contract of sale is not possible. The bailey must return the goods. Bailey goods को return करेगा ही करेगा, जो इसका original owner है। The return the goods to the bailor on the accomplishment of the purpose for which the bailment was made. या फिर बेलर जिसको देने बोलेगा आप उसको दे दो। जैसे ट्रांसपोर्टर के केस में, ट्रांसपोर्टिंग के केस में क्या लॉजिस्टिक कंपनी क्या करेगा, बेलर को वापस दे देगा। मतलब अगर सेलर ही बेलर है, अगर सेलर ही बेलर है तो क्या उसको वापस करेगा, नहीं, बेलर के कहने पे जिसको देने को बोलेगा उसको दे देगा। Consideration, the consideration is the price in terms of money, but bailment में the consideration may be gratuitous or non-gratuitous, मतलब पैसे के बदले में भी हो सकता है और विदाउट मनी भी हो सकता है। सेल में विदाउट मनी नहीं हो सकता, सेल में ऑलवेज पैसा होगा, टर्म्स ऑफ मनी होगा, मनी या मनी इज इक्विवेलेंट। बट इस केस में गिफ्ट टाइप ऑफ चीज भी हो सकता है, ग्रेट्यूटस गिफ्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बेलमेंट में चलता है। एग्जाम्पल, चलो बेलमेंट का एक गिफ्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल का मतलब है कि पड़ोसी का डॉगी, मानो कि आपका एक डॉगी है, ठीक है, बात को समझे, आपका एक डॉगी है, अब डॉगी को आप किसी के पास रख के जाना चाहते हो, आप कुछ दिनों के लिए अपने जगह से बाहर जा रहे हो, और आपका जो कुत्ता है
सर कुत्ता बोलना नहीं चाहिए आजकल लोग थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, मतलब उसका डॉगी का अपना नाम होता है ना, टॉमी हो जो भी हो, लेकिन आप अपना डॉगी को किसी के पास रखना चाहते हो, ठीक है, तो क्योंकि आप अपना डॉगी को किसी के पास रख के जाना चाहते हो कुछ दिनों के लिए, तो उसका खाना पीना सारा का सारा काम पड़ोसी करेगा, तो क्या बदले में आप पड़ोसी को हमेशा पेमेंट करोगे सर? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो, क्या बात समझ में आया? तो इस केस sir. में, इस केस में ग्रेजुएटस भी हो सकता है कि चलो भाई कुछ खाना खिला देते हैं कभी, चलो मेरा डॉगी को तुमने इतना दिन पाला पोसा, कुछ पार्टी हो जाता है, इतना सा हो सकता है सर। सो कंसिडरेशन में भी ग्रेजुएटस और नॉन ग्रेजुएटस, ठीक है, तो ये हो जाएगा बिलमेंट का कॉन्सेप्ट। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ये भी एक तरह का है सर। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन व्हिच सम गुड्स आर सोल्ड और टू बी सोल्ड फॉर ए प्राइस बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड and there is only the doing or rendering of some work of labor, then the contract is only of work and labor and not for sale of goods। मतलब sale and contract for work and labor, मैं समझाता हूँ क्या है। A contract of sale of goods is one in which some goods are sold or to be sold for a price, कुछ गुड्स आप सेल कर रहे हो या फिर प्राइस के बदले सेल कर रहे हो, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड, जहां पर कोई गुड सेल नहीं हो रहा है, एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग सम वर्क ऑफ लेबर, आपको बस लेबर देना है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली ऑफ वर्क एंड लेबर एंड नॉट फॉर सेल ऑफ गुड्स, मतलब लेबर जितना काम करेगा सिर्फ उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, उसमें कोई गुड सेल नहीं होने वाला है, लेबर देगा परिश्रम करेगा उसका दाम आप करोगे। तो सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर वर्क एंड लेबर भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, वेयर गोल्ड इज सप्लाइड टू ए गोल्डस्मिथ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑर्नामेंट और व्हेन एन आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट ए पिक्चर, एक आर्टिस्ट एक पिक्चर पेंट करके आपको देगा, ऐसा थोड़ी ना है कि वो आर्टिस्ट को ही आप खरीद ले रहे हो, इसमें आर्टिस्ट का जो आर्ट है उसको आप बोल रहे हो कि भाई एक पिक्चर पेंट करके मुझे देना, गोल्ड स्मिथ को बोल रहे हो कि भाई मेरे लिए ये ऑर्नामेंट या ज्वेलरी मेरे को बना के दे देना, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो सोना का मतलब गोल्ड का काम करते हैं कि हमेशा मजूरी में बात करता है, मजूरी समझते हो सर? मतलब मानो कि गोल्ड स्मिथ जो आपको प्रिपेयर करके देगा, मानो एक नेकलेस है या फिर एक अंगूठी है या फिर एक चेन है, वट जो भी आप पहनोगे, तो वो सोना का जो दाम है वो तो रहेगा ही, गोल्ड का जो प्राइस है वो तो चार्ज होगा ही आपसे, ठीक है, वो तो मार्केट प्राइस के हिसाब से, लेकिन मेनली जो चार्ज करता है जैसे कि पीसी चंद्र ज्वेलर्स या फिर तनिष्क हो, पीसी चंद्र हो, देयर आर लॉट्स ऑफ बड़े बड़े कंपनीज, या फिर आपके घर के सामने लोकल गोल्ड स्मिथ भी होगा, हाँ लोकल गोल्ड स्मिथ, सोनार जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो लोग भी होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई मेरा इतना मजूरी चार्ज लग जाएगा, मानो कि 10,000 का सोना है, उसमें कैरेट के हिसाब से होता है, और उसमें जो बना के देगा आपको उसके लिए वो बोल रहे हैं कि मेरा 2,000 का चार्जेस है, ठीक है, तो 10,000 प्लस 2,000 करके आपका होता है। तो वो बेसिकली क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, वो जो अपना मेहनत देगा उसका दाम के बारे में बात करें, तो ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के बीच में फर्क है। बोलो सर, तो हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग डिफरेंस पढ़ा यहाँ पर कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जरूर एक बार लास्ट क्लास जो 2 क्लास हुआ है, एक इंट्रोडक्टरी हुआ है और एक में मैंने काफी डिटेल्स में बोला सेल एग्रीमेंट टू सेल के बारे में, काफी डिटेल्स डिस्कशन हुआ। आप लोग जिन लोगों का हुआ नहीं है तो जरूर एक बार देख ले सर, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछ ले। फिर मैंने आज के क्लास में आपको सेल और हायर परचेस के बीच में बताया, थोड़ा डिटेल्स में स्टोरी के सहारे में काफी सारा बात आपको कहा, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आपको। सेल एंड बिलमेंट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, मुझे नहीं लगता कि आपको बेलर बेली कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है। कोई डाउट है सर बेलर बेली कॉन्सेप्ट में? बोलो। नो सर। सर ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ, और सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है, सेक्शन 5 कैसे उसको हैंडल करता है, अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद कुछ टाइम में मैं आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 6, ठीक है, एसर्टिन ऑफ प्राइस 9 एंड 10, काफी वाइटल कुछ पॉइंट्स है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। अब ज्यादा हड़बड़ नहीं कर रहे हैं, आपको समझा के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाऊंगा, लेकिन एक बात है, अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर्स मिस है तो जरूर मेरे से बैकअप लिंक लेके उसको जरूर एक बार कंप्लीट करके रखें, क्योंकि जैसे सेल ऑफ गुड्स कंप्लीट होगा मैं सेल ऑफ गुड्स में टेस्ट रखूंगा सर, आप लोग रेडी रहना।
जो ऑनलाइन देना चाहेगा ऑनलाइन देना, जो ऑफलाइन देना चाहेगा ऑफलाइन देना, बट रेडी रहना सर। ठीक है, ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू হরিত্রী। ওকে স্যার। ওকে স্যার স্যার Yes. আরেকবারটি বলুন কার্ড কিসের এক্সাম নেবেন? সেল অফ গুড স্যার। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, ঠিক है, গুড নাইট স্যার। ओके गुड नाइट, बाय सर। ओके बाय। স্যার ওই বিজনেস